बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आज की सुबह बड़ी पुरएतमाद गुजरी होगी या होगी। आज एक्चुअली मैंने आपसे बात करनी है कॉन्फिडेंस की और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की, इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं पढ़ रही थी डिफरेंट कामयाब लोगों के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरीज़, और उनमें मोहम्मद अली शामिल हैं, थॉमस एडिसन शामिल हैं, स्टीव जॉब्स हैं, जेके रोलिंग। बेसिकली मुझे लोगों की ज़िंदगियों और उनकी हिस्ट्री को पढ़ने का और उसके बारे में जानने का बहुत शौक़ है। होता यह है कि जब हम दूसरी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक इंस्पिरेशन, एक उमंग पैदा होती है कि हम भी अपने आप को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। सो व्यूअर्स, क्योंकि इन लोगों के बारे में पढ़ रही थी तो एक चीज़ जो मुझे इन चारों में कॉमन लगी और जो मैंने कॉमन पाई वो थी खुद एतमादी, यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अगर हम मोहम्मद अली की बात करें तो मोहम्मद अली एक बेहतरीन बॉक्सर, और अपना हर मैच खेलने से पहले वो अपने आप को बताते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट। अब जहाँ पे हमें बचपन से सिखाया जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि हमने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और हमने अपने आप को बहुत कुछ समझना नहीं है, वहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें तो जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो कुछ अपने आप का बना लेती हैं, वो हमेशा अपने आप को कहती हैं कि भाई मैं कुछ हूँ और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी तरह बात करते हैं थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन जिन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट्स की, तो 1000 से ज़्यादा, तो फिर कहीं जाके इतने फेलियर्स के बाद उन्होंने फाइनली लाइट बल्ब ईजाद किया। उनका कहना है कि मैंने 1000 तरीके सीखे हैं जिनसे लाइट बल्ब काम नहीं करता, अब मुझे ये तरीका ढूंढना है जिससे मैं बल्ब बना पाऊँगा जो काम करता है। सो इवन जब हम कामयाब नहीं होते, नाकामी को फेस करते हैं, तो हमें मौका मिलता है अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने का, अपने अंदर और बेहतरी लेके आने का। तो जो नाकामी होती है वो आपको कामयाबी से 1000 गुना ज़्यादा सिखाती है। और थॉमस एडिसन के केस में 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहीं जाके उन्होंने लाइट बल्ब को ईजाद किया। स्टीव जॉब्स की तरफ आ जाते हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उसके होने के बावजूद आपको इस कंपनी से निकाल दिया गया। यानी कि पहले बड़ी स्ट्रगल की स्टीव जॉब्स ने, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एप्पल का कंप्यूटर इन्वेंट किया, फ़ोन्स बने, सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे उनको जॉब से ही, कंपनी से ही निकाल दिया गया। यानी कि पहले आपने नाकामियाँ फ़ेस की, फाइनली कुछ आप बने, उसके बाद फिर आपने नाकामी फ़ेस की। आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनीज़ में से एक कंपनी है। आप ये देखें कि उन्होंने कितने सेटबैक्स को फेस किया और फिर कहीं जाके वो कामयाब हुए और आखिरी सांस तक लोगों को मोटिवेट करते रहे। कैंसर था, डेथ बेड पे थे लिटरली, लेकिन वीडियोस बनाते रहे, टॉक्स देते रहे लोगों को। अब ये उनकी एक तस्वीर है जब वो अपनी बीमारी के पीक पे थे। सो स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने एक नहीं, बार बार नाकामी फेस की और बार बार अपने आप को प्रूव किया, और फाइनली आज आप देखें कि एप्पल के फ़ोन्स हो गए, डिफरेंट डिवाइसेस हो गई, वो सबसे ज़्यादा इन डिमांड होती हैं। एंड देन ख़वातीन की भी बात कर लेते हैं। जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज़ की राइटर हैं, अब आप उनको देखें। उन्होंने अपना पहला नॉवल जब लिखा तो उनको हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बहुत सारे पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर यकीन नहीं छोड़ा। आपने अपनी लिखाई को, अपने लिखने को कंटिन्यू किया। आज हैरी पॉटर का जब आप नाम लेते हैं तो हैरी पॉटर दुनिया के मशहूर तरीन नॉवेल्स में से एक है और पूरी एक सीरीज़ है जिसकी वजह से खरबपति बन गई जेके रोलिंग, और मूवीज़ भी बनी, बच्चों ने भी वो नावल पढ़े, मूवीज़ को लोगों ने देखा, सीरीज़ बनी। आप ये देखें कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का कितना बड़ा रोल होता है किसी इंसान की ज़िंदगी में, और जो चीज़ किसी नॉर्मल बंदे को एक बहुत कामयाब इंसान से मुख्तलिफ बनाती है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की गेम है। आप अपने अंदर कितना फेथ रखते हैं, आप अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। भी वो सोचने की बात है कि अगर हर वक्त हमने दूसरों की इंकरेजमेंट पे चलना है तो बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे हमें कोई नहीं इंकरेज करेगा, जहाँ पे कोई नहीं हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को पुश करेंगे, जैसे कि जेके रोलिंग ने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को पुश किया,
आप सोचें, आपने एक चीज़ लिखी, इतना अरसा गुजारा, आपकी तरफ, आपने अपनी तरफ से बड़ी कोई एक अमेजिंग चीज़ लिखी, एक जगह भेजी, दूसरी जगह भेजी, तीसरी जगह भेजी, हर बंदे ने कहा सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, साइड पे हुए, और फिर एकदम से। और बाय द वे ये सारे लोग जो हैं, कुछ लोगों ने यंग एज पे कामयाबी हासिल की। थॉमस एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहीं अपना कुछ बनाया, तो कोई 15, 20, 26 साल की उम्र पे तो वो कामयाब नहीं हुए। सो व्यूअर्स, मेहनत। और अगेन एक आपको पता है चिकन का एक ब्रांड है जो बड़ा पॉपुलर है, जिसके जिंगर्स लोग बड़े शौक से खाते हैं, उस ब्रांड को देखें। उस ब्रांड को जिस बंदे ने इजाद किया, जिसकी वो ब्रांड थी, कर्नल सैंडर्स जिनको हम कहते हैं, कर्नल सैंडर्स ने कितना वक्त गुजारा, मतलब 60, 70 की एज पे कहीं जाके, आई थिंक, या लेट 60s के अंदर उन्होंने कहीं जाके, आई डोंट नो हिज एग्जैक्ट एज, 63 की एज पे, 63 की एज पे उन्होंने जाके वो इन्वेंट किया फ्राइड चिकन। फिर आगे से उसकी, मतलब उसको लोगों ने फिर आगे से फ्रेंचाइज किया, और ये हुआ और वो हुआ। वो तो उस दुनिया से चले गए, उनके ख़ानदान और उनके ख़ानदान के ख़ानदान वाले आगे से, जिसको हम जनरेशनल वेल्थ कहते हैं बनाया। और बाय द वे कर्नल सैंडर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इतने डिप्रेस थे कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे थे और कुछ अपना बना नहीं पा रहे थे, कि उन्होंने सुसाइड को भी बड़ी दफ़ा कंसिडर किया कि यार मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता हूँ, मैं तो कुछ अपना बना ही नहीं पा रहा। सो व्यूअर्स, इस स्टेज पे अपने आप को मोटिवेट करना होता है, अपने आप को बार बार कहना होता है मैं कर लूँगी। आप मुझे देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ व्यूअर्स, नो डाउट मीडिया में अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब रही हूँ, अल्लाह का बड़ा करम रहा है, लेकिन मैंने बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई किए, कपड़ों की ब्रांड बनाई, मुझे याद है मैंने सैलून भी बनाया, वो भी नहीं चला, रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट और सैलून तो कोविड में ही, फिर मैंने अपनी जिम बनाई, वो काफ़ी अरसा चली, लेकिन ऑब्वियसली वो एक टाइम आया जब वो भी नहीं चल पाई। सो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की। प्रोडक्शन भी मैंने एक दफ़ा, रिमेंबर, एक सिटकॉम बनाए थे, 2 एपिसोड, 50 जगह भेजा, डिफरेंट चैनल्स को, रिजेक्ट हो गया कि जी हमारी क्वालिटी हमारे मयार का नहीं है। मैं आपसे बड़ी सीधी और खरी बात कर रही हूँ व्यूअर्स। लेकिन अब एक ब्रांड मैंने अपना बनाया नूर के नाम से, क्या है क्या नहीं है वो सब कोई, जिनको पता है उनको पता है, नहीं पता, वो बनाया। अब 3-4 साल से उसको लेके चल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी अच्छी एक अर्निंग हो जाती है, वो काम बड़ा अच्छा चल रहा है। सो व्यूअर्स, टाइम लगता है। अपनी नाकामियों से आप सीखते हैं कि आपने क्या नहीं करना। ये जानना तो ज़रूरी है कि क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कॉन्फिडेंस, अपने अंदर फेथ और नीयत अच्छी होना, इसमें मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि नीयतें साफ़ होनी भी बड़ी ज़रूरी हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए या जस्ट फेमस होने के लिए, तो फिर नीयत गलत है ना। अगर आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना बनाना चाह रहे हैं, मैं भी सोचती हूँ, लोग कहते हैं कि चलो 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 शुक्र करो तुम्हारी ये स्किन केयर हेयर केयर की ब्रांड तो चल पड़ी। मैं हमेशा हंसती हूँ और कहती हूँ हाँ चल तो पड़ी, लेकिन बड़ी चीज़ें फेस करके, नाकामियाँ फेस करके। अब हम जब किचन की तरफ रुख करेंगे तो आई एम श्योर शेफ़ नूर भी आपके साथ बड़े वाक़यात, बड़े इंसिडेंट शेयर करेंगी जहाँ पे उन्होंने नाकामी फेस की। लेकिन कॉन्फिडेंस की बात है ना, शायद वो अपने 20s में 30s में चाहती थी कि वो ऑन एयर आएँ और वो टेलीविज़न पे हो, लेकिन जब उनका राइट टाइम था तभी उन्होंने ऑन एयर आना था, तभी उन्होंने अपनी केटरिंग का काम शुरू करना था, तभी उन्होंने अपनी बिज़नेस की तरफ जाना था। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ सैयदा नूर हैदर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। तो हम बात कर रहे हैं नाकामी की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। मुझे पता है बंदा हमेशा अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाना पसंद करता है, नाकामी की नहीं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो नाकामी ही तो कामयाबी की तरफ हमें लेके जाती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जब आपने सही कहा कि 20 की मतलब एज में और 30 की एज में मैंने शुरू किया स्टार्ट से, मैंने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से, मुझे उन्होंने, मैं वहीं की स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आके ना कुकिंग सिखाएं, हमारी जो है वो शेफ़ चले गई हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं सिखा सकती। उन्होंने कहा नहीं आप सिखा सकती हैं, क्योंकि मैं हर उसमें पार्टिसिपेट करती थी, बेस्ट स्टूडेंट थी, बड़े अवार्ड्स मुझे मिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा, तो मैं जब क्लास में सिखाने के लिए गई और कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह था, ख़ुद एतमादी भी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी काम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके तो फिर वो उसमें कामयाबी मिलती है। तो मेरी क्लास में जब स्टूडेंट्स आते थे ना तो वो कहते थे ये टीचर है, ये तो बहुत छोटी सी है, ये क्या सिखाएगी वो। लेकिन जिस वक्त वो मैं क्लास उनको देती थी, फिर वो मेरी डायरेक्टर उनसे पूछती थी कि आप बताएं इन्होंने कैसा सिखाया, अगर हम उनको चेंज कर दें, कहते नहीं बहुत अच्छा सिखाया है, आप इनको चेंज ना करें। वही तो चीज़ है ना। देखें आप, कोई ऐसा काम, मैं आज भी जब किसी ड्रामे के सेट पे जाती हूँ या कोई नया काम या ना कोई नया प्रोग्राम होस्ट करने लगती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल
लोग इनसिक्योर होते हैं या उनको आपका काम नहीं पसंद आता या आपका अंदाज नहीं पसंद आता, आप हर बार जिस नए डायरेक्टर के हाथ में आते हैं काम करने के लिए वो आपको अपने हिसाब से लेके चलते हैं। अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस को छोड़ दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को छोड़ दें, तो आप तो किसी जगह नहीं रहेंगे। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है व्यूअर्स, जी। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट बिकॉज मैं पिछले 18-20 सालों से होस्टिंग कर रही हूँ, 17 ईयर से होस्टिंग कर रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये सोचूं कि बस आई एम ऑल इन ऑल। फिर आप कभी सीख नहीं सकते मजीद, फिर आपके सीखने का अमल रुक जाता है और आप पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। आप सीखते हो हर चीज़ में, जो आगे बढ़ते हो आप सीखते जाते हो। और मैंने भी बहुत कुकिंग, मतलब ये नहीं कि मैंने आर्ट्स काउंसिल से सीखा, मैंने बहुत फिर सीखा, फिर खुद से कुछ चीज़ें क्रिएट की और मैं अभी तक सीख रही हूँ कि मैं कहूँ कि मैं जी शेफ़ हो गई हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सो किचन में क्या बना रहे हैं इसकी तरफ हम जाएंगे अभी ब्रेक के बाद, मिलके बनाएंगे जो आज बना रही हैं इंशाल्लाह। बट हमें इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आज हैदराबाद की सैर कराएंगी आप। जी बिल्कुल। एक हैदराबादी डिश हम आपके साथ व्यूअर्स शेयर करेंगे, मगर वो ब्रेक के बाद होगा। ब्रेक में जाने से पहले आप देखें ना, हम बात करें उन लोगों की जिनमें खुद एतमादी थी, जो सक्सेस स्टोरीज थी, तो आज 3 ब्रिलियंट सक्सेस स्टोरीज की डेथ एनिवर्सरी भी है, तो उनको भी हम याद करेंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहब, 10 फरवरी है आज, और जैसे कि आप जानते हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब एक बेहतरीन पोइट, राइटर, प्ले राइट एंड लिरिसिस्ट थे, और आप पैदा हुए थे 4 अगस्त 1944 को लाहौर में। आपने वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपने पीटीवी के लिए बहुत से ड्रामे लिखे जिसमें वारिस, दहलीज और अपने लोग शामिल हैं। आपकी फेमस किताबों में 7वां दर, फिशार और बारिश की आवाज़ जैसी राइटिंग्स शामिल हैं। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ दोनों से नवाजा गया। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है, आज हम आपको याद कर रहे हैं। साथ में फातिमा सुरैया बजिया, क्या बेहतरीन और प्यारी पर्सनैलिटी। आप एक बेहतरीन नॉवलिस्ट और प्ले राइट थी। आज आपकी भी डेथ एनिवर्सरी है। और अगर हम बात करें किस जॉनरा से आपका ताल्लुक़ था, तो टेलीविज़न और अदबी दुनिया की आप एक मुमताज़ तरीन शख्सियत थी। आप 1 सितंबर 1930 को पैदा हुई। आपने किसी स्कूल से तालीम नहीं हासिल की, लेकिन अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश और उर्दू ज़बान पे आपको बहुत अबूर हासिल था। आपके फेमस ड्रामों में शमा, अफशां, अरूसा, अनारकली जैसे बेशुमार ड्रामे शामिल हैं। आप पाकिस्तान जापान कल्चर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रहीं, और आपको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। सो आज 10 फरवरी को हम आपको याद कर रहे हैं। फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को इस दुनिया से रुखसत हुई। एंड देन अनदर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल फेम के लेवल के, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट और पोइट थे, सादिकैन। जस्ट हिज नेम इज़ मोर देन इनफ, इवन दो आपका पूरा नाम सैयद सादिकैन अहमद नकवी था। आप 1930 में पैदा हुए। आपने फ्रांस, अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नुमाइश जो है वो मुनक्किद की। आपने कुरान पाक की आयतों की दिलकश और काबिल तारीफ़ अंदाज़ में बहुत ही खूबसूरत ख़ताती की। तमगा इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी वफ़ात 10 फरवरी 1987 को कराची में हुई। तो तीनों पर्सनालिटीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स, अमजद इस्लाम अमजद साहब, फातिमा सुरैया बजिया साहिबा और सादिकैन, इन तीनों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि इनके दर्जात को बुलंद फरमाएं, आमीन। ब्रेक के बाद किचन में मुलाकात होगी शेफ़ नूर के किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, आज पहले भी आपसे शेयर किया, हम शेफ़ नूर के किचन में आ जाएंगे, तो चलिए इनके किचन में प्रॉपर दाखिल होते हैं। जी शेफ़ नूर, आज हम क्या बना रहे हैं? हैदराबादी चिली चिकन। हैदराबादी चिली चिकन, ओके। प्याज 2 अदद है, ये 3 स्टेप में बनेगा। पहले हमारी इसकी चटनी बनेगी। प्याज 2 अदद है, अदरक 1 खाने का चम्मच है, हरी मिर्च 4 से 5 अदद है, काजू आधा कप है, पुदीना 2 खाने के चम्मच है, हरा धनिया 1 कप है, दही 3/4 कप है, पानी जो है वो 1/4 कप है। इसको हमने ग्राइंड कर लिया और इसको हमने चिकन में डाल के 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम तो वैसे ही डाल देंगे, लेकिन जब आप घर में बनाएं, अगर आप ओवरनाइट भी कर दें तो तब भी बहुत अच्छा है। तो देखिए ना, हमने सबसे पहले इसको करके लगा दिया जी, ताकि जितनी देर तक प्याज ब्राउन हो रहा है, अदरक लहसुन ब्राउन हो रहा है, हम वो तब तक ये जितना भी मैरिनेशन इसकी हो जाए तो हो जाए, वो बेस्ट है।
और फिर जी हमने लेना है फिर मुर्ग का गोश्त है जी 1.5 किलो, हल्दी जो है फिर आधा चाय का चम्मच है, नमक जो है वो 1 चाय का चम्मच हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, तेल 1 कप और शिमला मिर्च 2 अदद और हरी मिर्च 3 से 4 अदद और प्याज इसमें ये एंड में हमारा डलेगा। प्याज को ये सौते हो जाएगा, ये जितनी देर मैरिनेशन इसकी हो ही जाएगी, 10 मिनट तो हो ही जाएगी जब तक वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम लोग ना बिकॉज बात ये है कि मसाला जात और ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी मज़े की होती है, और याद रखें इसके अंदर हमने काजू की पेस्ट भी डाली जी, है, काजू तो की उससे एक्चुअली फ्लेवर जो है वो एलिवेट होता है। अच्छा, काजू क्योंकि महंगे होते हैं तो अगर आपने उसका कोई एक और अल्टरनेटिव डालना है तो आप बादाम भी डाल ग्राइंड कर सकते हैं। हाँ जी, बादाम भी, और थोड़ी सी पीनट्स ले लें, वो भी इसके बीच में डाल दें, वो भी तभी जो है वो अनसॉल्टेड, यानी कि आपने फ्राई नहीं लेनी, कच्ची वाली लेनी है बिल्कुल, तो वो फिर इसके बीच में पक के इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि होता ये है ना कि देखिए सबसे पहले अगर आप मैरिनेशन कर देते तो बाकी सारे काम तो आपके आसान हो ही जाते हैं, बट इसके अंदर हमने यहाँ पे भी प्याज डाला है, फिर हमने उसके अंदर भी डाला, उसके भी अंदर डाला क्योंकि इसमें हमारे पास टमाटर नहीं है ना, तो ग्रेवी इसी की बनेगी। अच्छा जी, यूजुअली हम तो इसमें देयर इज नो टमाटर गोइंग जी। अच्छा, इसलिए उसका ग्रीन सा कलर। अच्छा, जिस दौरान आप वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बता रही थी, मैंने इसमें नमक 1 चम्मच डाल दिया है, हाँ जी, और हल्दी डाल दी, आधी चम्मच हल्दी डाल जी, बिल्कुल, एंड दैट्स इट। हाँ जी, क्योंकि देखिए हरी मिर्चें ऑलरेडी इसमें जा रही हैं, लाल मिर्च आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं है, काली मिर्च भी नहीं है, सिर्फ गरम मसाला पाउडर डलेगा इसमें, अब दोबारा से धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। और गरम मसाला इसी में डलेगा? नहीं, वो हम मसाले में डालेंगे। जब ये डाल देंगे हम चिकन को, थोड़ा कुक हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डाल के इसको लिड लगा देंगे और फिर हल्की आंच पे इसको पकाएंगे कि चिकन गल जाए। और उसके बाद ये हमारे पास 1 कप जो है शिमला मिर्च है स्क्वायर कटी हुई, और 1 कप जो है हमारे पास प्याज है, और हाँ जी, कुछ हरी मिर्चें हैं। इसको हम 2 टेबलस्पून बटर में सौते करके जब हमारा चिकन रेडी हो जाएगा तो हम ये ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, लाइक अ तड़का? जी जी, बट इसको हमने ब्राउन नहीं करना? ब्राउन नहीं करना इसको बिल्कुल नहीं, इसको हल्का सा सौते करना है बटर में। ये ट्विस्ट आ जाएगा ना खाने में। वेरी नाइस। अच्छा, तो काजू का डालने का कोई खास मकसद? क्योंकि जो हैदराबाद से रिलेटेड लोग होते हैं, जो मतलब वो लोग जैसे मुगलियाई दौर के जैसे होते हैं ना, चिकन में बादाम डाले, क्रीम डाली, ये उस टाइप का मतलब हो जाएगा चिकन ना, और इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। ग्रीन, एक तो ग्रीन इसमें चिल्ली, सारे ग्रीन मसाला है और साथ काजू है, तो फ्लेवर को इन्हांस करेगा काजू। क्योंकि हरे मसाले की मुर्गी या गोश्त तो बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, काजू और ये तड़का जो इसका लगेगा। ये बताएं कि ये जब हम अगर फॉर एग्जांपल ये बीफ या मटन में बनाना चाहें, अगर हम बीफ अगर मटन में बनाना चाहें तो हम पहले उसको सिर्फ कुक करेंगे सॉल्ट डाल के, ताकि वो गल जाए, मतलब हाफ कुक करेंगे जी पानी में। ठीक है, प्रेशर लगा दें अगर 10 मिनट के लिए मटन में, और अगर आपके पास बीफ है तो फिर उसको भी 12 से 13 मिनट में हो जाएगा वो भी। अच्छा, इसको अब हमने कितना पकाना है? बस इसको ये सौते होगा तो ये अभी ब्राउन नहीं हुआ, ब्राउन होगा तो फिर हम ये डाल देंगे। अच्छा, प्याज ब्राउन नहीं डलेगा? हाँ जी, हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा कुक करके फिर ये डाल देंगे, और ये पकता रहेगा अपना, और कितनी देर इसको पकाना है? वैसे चिकन तो आधे पौने घंटे में, आधे घंटे में बस ये ड्राई होगा इसका, ये जो ग्रीन ये मसाले का जो है ये पानी दही का, और मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा और बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा, और उसके बाद तड़का लगा देंगे और फिर हम सर्व कर देंगे। सैलेड, रायता, नान, आपके लिए रोगनी नान बनाते हैं। अच्छा यार, अगर नान घर पे बनाने हो बहुत आसान तो कोई तरीका है? नहीं, हमारे बल्कि व्यूअर्स को जरा वर्बली तो गाइड कर दो ना। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि घर में एकदम से मेहमान आ गए, ठीक है, बिल्कुल, मैं तो बहुत तो बंदा बनाता ही, नान भी बनाने चाहिए बिल्कुल। तो नान कैसे बन सकते हैं? क्योंकि इतने ज्यादा लोग आजकल ऑनलाइन बता रहे हैं कि जी आप घर पे नान बना सकते हैं। जी बिल्कुल, हम पागल हैं जब तंदूर से मंगाते हैं। जी बिल्कुल, हम देखें बेकिंग ओवन अगर नहीं भी है ना तो आप एक बड़ा सा देचका ले लें और उसके बीच में एक स्टैंड रखते, जैसे लाइक ये स्टैंड है और ये एक हमने पैन या कढ़ाई रख दी, और उसके ऊपर ये हमारा जो है ना ये स्टैंड है, और उसके ऊपर आपने ना जो है वो बेकिंग ट्रे जो भी है आपने उस पर रख के और ऊपर से लगा के उसकी लिड मतलब ऐसी होनी चाहिए कि स्टीम नहीं निकलनी चाहिए, उसमें आपके इतने अच्छे बेक हो जाते हैं। क्योंकि मैं केक अक्सर जब गैस नहीं होती तो उसी में बेक कर लेती हूँ। लेकिन उसका मिक्स क्या होता है? मेन चीज तो ये है ना कि उसको बनाना कैसे। जी 2 कप उसमें जी आप मैदा डालेंगे, 1 कप आप डालेंगे आटा और उसमें डालेंगे नमक। हाँ जी 2 कप मैदा 1 कप आटा, ठीक है। और 1 कप हम दूध से गूंदेंगे। दूध से उसमें हम दूध में 1 टीस्पून डालेंगे जी सॉल्ट, 1 टीस्पून डालेंगे शुगर और हम 1 टेबलस्पून डालेंगे यीस्ट खमीर जी।
उसको हम नीम गर्म दूध में अच्छा, लोग बेकिंग पाउडर भी डालते नहीं, हैं? बेकिंग पाउडर से नहीं बनेगा। अच्छा। जी, उससे सख्त हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो जैसे पिज़्ज़ा की डो सॉफ्ट होती है ना, तो इसी तरह हम यीस्ट डालेंगे और फिर हम मैदे को गूंद के उसको हम रख देंगे किसी गर्म जगह पे। अगर मतलब ठंड है तो आप अवन को, खाली माइक्रोवेव अवन को 1 मिनट के लिए जला दें ताकि वो अंदर से गर्म हो जाए और आपने उसको अपने मैदे को कवर करके नहीं, माइक्रोवेव अवन नहीं, नॉर्मल अवन। माइक्रोवेव नहीं, माइक्रोवेव को वैसे जला के उसको खमीर करने के लिए, ताकि मैदा हमारा खमीर हो जाए जल्दी। ठीक है। और उसको आप 1 मिनट के चलाएं और बीच में रख दें, वो आपका आधे पौने घंटे में आपका जो है वो फूल जाएगा मैदा। ठीक है। उसके आपने पेड़े बनाए, पेड़े बना के और आपने उसको हाथों से ही ऐसे ऐसे किया और फिर फोक ले लें। वैसे तो उनके पास ना एक वो होता है, वो मैंने वो मेरे पास है, उस पर कीले लगी होती हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ जी, पानी लगाया हल्का सा और उसको वो किया और उसके ऊपर फिर आपने तिल लगा दिए, तिल लगा के और आपने बेक करने के लिए रख दिए। बेक मेरा ख्याल प्री हीटेड अवन में मेरा ख्याल 10 मिनट्स लगते हैं बेक होने में। तो आपकी रेसिपी जो है वो, और फिर निकाला और क्या किया? जी, फिर निकाला, फिर एक मक्खन और जो दूध है ना वो मिक्सचर उसका बना होता है, फिर वो उसके ऊपर ब्रश कर देते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे, उसको वो मतलब अकड़े ना। हाँ। तो बस फिर वो सर्व कर दे। मैं और उस पे आप तिल लगा लें, कलौंजी लगा लें, लहसुन लगा लें, धनिया लगा लें। कभी इंशाल्लाह से खाएंगे व्यूअर्स के ना। दिखाइए। हाँ जी, इसमें डाल दें। आप डाल दो, क्योंकि ये ब्राउन ब्राउन नहीं करना ना हमने, ये तो हमने बेसिकली एज इट इज ही थोड़ा सा उसको हल्का सा ब्राउन करना था। इसमें अब अदरक लहसुन भी ब्राउन हो जाएगा। अगेन अदरक लहसुन की एक टिप ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स, कि अगर आपने अदरक लहसुन डालना है, बना के पहले से रखना है। अव्वल तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जी जल्दी इतना ना किया करें, उसी टाइम पे रेडी करें तो बेस्ट है। जिस तरह हमने भी फ्रेश रखी हुई है अदरक लहसुन की पेस्ट। लेकिन अगर आपसे अदरक लहसुन की पेस्ट पहले से आपने बना के रखनी है, बहुत सी खवातीन को होता है, तो ऑयल में उसको ब्लेंड करके रखें। तो हाँ जी, ऊपर से ऑयल डाल दें और 1 टेबलस्पून विनेगर डाल दें, वाइट विनेगर। 1 चम्मच सिरका डाल के, वो काला नहीं होगा, काला नहीं होगा। और उसमें तो ऑयल डाल दें और उसको आप जार में हफ्ता 10 दिन यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रिज में। अच्छा, अब जी अब थोड़ा सा ज़रा ये इसकी स्मेल ख़त्म हो ना, थोड़ा सा ये भी गोल्डन होना शुरू हो, तो ये हम डाल देंगे बीच में। और बस फिर हम साथ ही इसके मसाले डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ठीक है। और हल्दी फिर और डालेगी थोड़ी सी। हाँ जी, हो गया जी। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ गई है, कुक्ड। हाँ जी, देखो। और ये हम बिस्मिल्लाह इस तरह करके ये डाल दिया। बस बात ये है कि चीज़ आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से बनानी है और क्या करना है। लेकिन इफ़ यू पहले से थोड़ी सी प्लानिंग के साथ बंदा चले, तो अब देखिए ना, ये आपने फॉर एग्जांपल आपकी शाम को मेहमान आने हैं, आपने पहले से इसको मसाला लगा के रख दिया जी, कुक तो बहुत जल्दी हो जाता है। आपको पता है आजकल तो प्याज भी बंदा पहले से ब्राउन करके रख सकता है। आप ब्राउन मतलब ये आपने मसाला बना लिया, इसका पहले से चिकन को आपने मैरिनेट करके छोड़ दिया। रात को भी छोड़ दें, अगर आपके सुबह मेहमान आ रहे हैं तो आप रात को इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। जितना टाइम मैरिनेशन का ज़्यादा होगा उतना ही ये टेंडर बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो उतना ही नरम होता है ना। होता ही है कि डार्क मीट का तो फ्लेवर ठीक रहता है, लेकिन वाइट मीट फिर रबड़ जैसा हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने और क्या डालना है? इसमें थोड़ा सा ये कुक हो जाए और इसमें हम फिर 3 चीज़ें डालेंगे, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अच्छा, अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने चिकन डाली है, इट्स अ कोल्डर मटेरियल, तो वो हम इसको कवर कर देंगे कि थोड़ी देर के लिए उसको वो अंदर तक उसको हीट आ जाए। और फिर हम इसको जो है लाइक यू सेड चावल के साथ कर लें सर्व, रोटी के साथ सर्व कर लें, रोगनी नान के साथ। वाकई बहुत मजे का टेस्ट इसका। जाहिर है ना, वो कॉम्बिनेशन ऐसी है, जिस चीज़ में भी काजू जाते हैं, काजू के साथ वो तिलों वाला फ्लेवर वैसे बड़ा मजे का आता है। हाँ जी। अच्छा, अगर डिज़र्ट बनाएं इसके साथ तो क्या सर्व हो सकती है? जी, अब देखिए ना, ये डिश थोड़ी सी हैवी है क्योंकि इसमें काजू भी है, इसमें ग्रेवी भी होगी, तो इस किस्म की चीज़ के बाद व्हाट काइंड ऑफ डिज़र्ट कैन बी? डिज़र्ट अगर हम गरम सर्व करना चाह रहे हैं डिज़र्ट, तो वो फिर एक कैरमल पुडिंग है। और जी, वो यार एक दिन कभी ऑन एयर कैरमल पुडिंग तो बनानी व्यूअर्स को दिखाएंगे, क्योंकि अंडे की पुडिंग जिसको हम कहते हैं, जो बचपन में हम शादियों वगैरह पे बड़ी खाते थे शौक से, अभी भी बड़े शौक से होती है। और आपको पता है बड़े बड़े जिस तरह क्लब्स हैं, पंजाब क्लब जिमखाना वगैरह, वहाँ पे तो हमेशा मीठे में पड़ी होती है क्योंकि बड़ी लाइट सी होती है। और व्यूअर्स, आई कांट टेल यू, दुनिया की आसान तरीन डिज़र्ट क्या बनाने में और खाने में भी मज़े में, और खाने में भी मज़े में। एंड ऑल्सो क्योंकि उसके अंदर एग भी है, तो एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी अच्छी। जी, साथ थोड़े से फ्रूट आप उसके साथ डेकोरेट कर दें, थोड़ी सी क्रीम विप करके, और साथ वो बड़ा अच्छा उसका कॉम्बिनेशन
बन जाएगा, सिखाएंगे जी इंशाल्लाह भी, इंशाल्लाह वो भी हम सिखाएंगे। हाँ जी। तो ये बेसिकली तो दही वाली मुर्गी हो गई ना, हाँ उसको हम जी, दही वाली मुर्गी दही कहते वाली हैं, मुर्गी, काजू वाली। काजू वाली। और आई थिंक जो इतनी आपने मिर्चें डाली हैं उसका फ्लेवर दही की वजह से बैलेंस में आ जाएगा। मैं यही तो घबरा रही थी कि इतनी ज्यादा हमने जो मिर्चें ये जो डाल छोटी दी वाली मिर्च होती है ना, ये वाली, ये तेज होती है यार, ये बड़ी तेज होती ये बहुत तेज होती है। ये जो दूसरी वाली है ना, जो मैंने इसमें काटी है मोटी वाली, वो उसको कहते हैं देसी मिर्च, वो तेज नहीं होती। अच्छा, ये वो तेज नहीं होती। है। ये हाँ असल जी, में पता है कौन सी है? ये बहुत, एक बात व्यूअर्स, ये हमारी लोकल मिर्च नहीं है, ये एक्चुअली थाई मिर्च है। हाँ जी, थाई, ये थाई मिर्च है। ये रेड और भी बहुत तेज होती और है। ये बहुत ज़्यादा, और रेड में भी बहुत तेज़ होती है। तो जब आप ये वाली यूज़ करें, अक्सर रेसिपीज़ में लिखा होता है हरी मिर्च, वो देसी मिर्च की बात कर रहे होते हैं जो इतनी मिर्ची नहीं ये होती। देसी है, ये देसी है। हाँ जी। ये वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आधी आपको डालनी चाहिए कंपैरेटिवली। हाँ जी। अच्छा, अब इसके अंदर मसाला जात कब डालेंगे हम? अब ये डाल दें। हाँ जी। सो अब बाकी के मसाले डाल के इसको कवर कर देंगे हम कुक होने के लिए। अच्छा जी, नमक डालेंगे, नमक तो डाला था 1 चम्मच मैंने एक इसमें, थोड़ा सा हाफ और डाल, हाफ और डाल देंगे। हाँ जी। ठीक है, नमक भी डाल देंगे हाफ और। हल्दी डाल दें हाफ टी स्पून, और हल्दी डाल दी हाफ टी स्पून और। ओके, डन हो गया। धनिया पाउडर डाल दें। ये कितना डालना है? ये तो पूरा ये ही? हाँ जी, दो डाल दें, 2 चम्मच भर के। हाँ जी, ठीक है, ये 2 आ गए। अब इसमें डाल दें गरम मसाला पाउडर, ये वाला कितना? ये डाल दें 1 टीस्पून। प्लीज आधी चम्मच डाल दो, गरम मसाले मैदा उड़ जाता है बंदे ये का। जीरा पाउडर है, जीरो की पूरा ही? जी पूरा। अच्छा, ये रोस्टेड जीरा है जी। एक बात, जब आपने इस तरह से भूनना नहीं है ना जीरे को, तो जो आपने पाउडर उसमें डालना है वो आपने वो वाला डालना है जो थोड़ा सा भुने हुए जीरे का, वरना वो कच्चा कच्चा टेस्ट आता इसका है। बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। मैं भून के ना रख लेती हूँ, तब 1-2 दिन में यूज़ कर लिया, फिर दोबारा से कर लिया, और फ्रेश अच्छा लगता है ना, वो अच्छा भी लगता है। एंड उसकी एक जायका ही और होता है। आजकल जीरा पाउडर मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाता है, लेकिन उसका वो फ्लेवर नहीं आता। रोस्टेड जीरे का पाउडर थोड़ी सी एक्स्ट्रा व्यूअर्स, आपको कितनी दफ़ा बताया है कि आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। अपने मतलब कोई भी फ्राई पैन लें, उसके अंदर किसी भी मसाले को थोड़ा सा भूनें, आपने उसको भून लिया, ड्राई रोस्ट जिसको हम कहते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू उसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड करने वैसे रखना है वैसे। जैसे अचार मसाला हमने बताया था, वो भी हमने 3 चीज़ें रोस्ट करके तो फिर हमने उसको करना था आगे। बिल्कुल। अब ये देखें ना, ये हमारा मिक्स हो गया जी। ये हमने इसको कवर कर दिया, और अब ये विदिन 15 to 20 मिनट्स रेडी हो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साथ हम बनाते हैं जी सैलेड। तो वो अब आप अपने सलाद शरूर की तरफ आए, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिएगा मॉर्निंग एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है। एपिलेप्सी आखिर है क्या चीज़, ये भी जानेंगे, एंड उसके साथ साथ इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। एपिलेप्सी का जब अटैक होता है, घर वालों के लिए, इर्द गिर्द वालों के लिए बहुत डरावनी चीज़ होती है। उर्दू की भी इसके लिए टर्म है और वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से जो न्यूरो साइकाइट्रिस्ट है। तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एपिलेप्सी चीज़ क्या है, फिर इस पे बात करेंगे कि ये दिन मनाना क्यों ज़रूरी है। एपिलेप्सी मतलब इसको उर्दू में क्या कहते हैं? एपिलेप्सी जो है एक हम इसको कहें न्यूरोनल डिस्चार्ज है, यानी कि एक बरकी एक्टिविटी की लीकेज है। जैसे आम फहम ज़ुबान में हम समझ लें, जैसे कुछ तारों में आपने स्पार्क देखा हो, इसी तरह जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, उनका जब एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, एक करंट पास होता है, स्पार्क होता है, तो उसकी वजह से ये दौरे की शक्ल में, ये स्टेट ऑफ माइंड की चेंज की शक्ल में, या बेशुमार गुस्से की शक्ल में, एब्सेंट होने की शक्ल में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को ये रिप्रेजेंट करती है। और इसको देखा जाए तो ये आम ज़ुबान में हमारे यहाँ मिर्गी कहा जाता है, लेकिन मिर्गी का एक गलत कॉन्सेप्ट जो हमारी सोसाइटी में है, वो सिर्फ वो बड़े दौरे जो मिर्गी में होते हैं, जिनमें पूरा जिस्म कांपता है, बंदा बेहोश हो जाता है, ज़ुबान कट जाती है, झटके जो हम कहते हैं, झटके जो एनु झटके लगते हैं। हाँ जी, वो शदीद जो झटके होते हैं, सिर्फ वो उसी को मिर्गी समझा जाता है, बल्कि इसकी बेशुमार जो बाकी किस्में हैं उनको मिर्गी की बजाय कुछ और समझ लिया जाता है।
इवन उन झटकों को भी बहुत से मिथ्स हैं कि जी कोई चीज़ नहीं, आ इस पे हम गई। अभी बात करेंगे जी। मिथ्स जो हैं इससे रिलेटेड, लेकिन मिर्गी बेसिकली एपिलेप्सी एपिलेप्सी और मिर्गी है और abnormal इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है ब्रेन में जो कुछ लोगों में होता है, उसकी वजह से झटके भी लग सकते हैं और अदरवाइज़ ये कई सूरतों में ज़ाहिर हो सकती है। मुझे ये बताइए कि मिर्गी का दिन मनाने का मतलब, बीमारियां तो हज़ारों हैं, जी जी मिर्गी का एक आलमी दिन मनाने का क्या रीज़न है? क्या ये इतनी कॉमन है? जी, ये जो भी बीमारियां सरफेस पे आती जाती हैं उनकी फिर अवेयरनेस भी कम होती है, उनका ख़ास तौर पे कोई एक ख़ास दिन मनाने का WHO या बहुत सी इंटरनेशनल एपिलेप्सी लीग ने ये दिन रखा है। तो वो इसी वजह से कि कोई इसकी अकरेंस भी बढ़ी जा रही, प्रेवलेंस इसकी ज़्यादा हो रही है, और दूसरा ये कि इसकी अवेयरनेस भी बहुत से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ एजुकेशन लिटरेसी कम है उसमें इसकी अवेयरनेस भी कम है। तो ये दिन मनाने का मकसद अवेयरनेस बेसिकली कम है, और कुछ तो होता है ना कि लोगों को पता नहीं होता। जी लोगों को जब पता चलता है कि अगले को झटके पड़ रहे हैं, तो उस वही जो आप बात अर्लियर कह रहे थे कि बहुत से ऐसे मामलात और प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान को फिर गलत चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। मैं अपने घर का आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे घर में एक खातून काम किया करती थी, और वो एक दिन मुझे एक दिन ना आके इन लोगों ने कहा कि आपी फलां जो है उस पर साया है। जी। साया क्या मतलब साया? जी। कहते आपी वो ना अजीब अजीब आवाज़ में गुर्राना शुरू कर देती है सही और बात। अजीब सी उसकी आंखें हो जाती हैं। अच्छा, अब ये एक्चुअली जब वो सो रही होती थी तो ये होता था। जी, जी। तो जो कमरे में और बच्ची सोई हुई होती थी, क्योंकि हमारा अलहदा रूम है, मेड्स रूम, जहाँ पे प्रॉपर बाथरूम सेटअप लगाया हुआ है मैंने अंदर घर के। जब बनाया था तो घर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चियाँ अंदर रहें और उनका अपना एक स्पेस हो। तो क्योंकि तीन बच्चियाँ एक कमरे में साथ सोती थी, तो वो अपने बेड पे होती थी, बाकी दो अपने अपने बेड पे होती थी। तो ये एक दफ़ा इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा बेवकूफ़ों वाली बात ना करो, उसको ख्वाब खूब आ रहा होगा। फिर इन्होंने मुझे आके कहा, अच्छा वो उसकी आदत थी बहुत सी तावीज़ें और बहुत सी चीज़ें ना बांध के रखती थी। माशाल्लाह 5 वक्त नमाज भी पढ़ती थी बच्ची, खातून। 35-36 उसकी एज थी। तो मुझे अच्छा एक दिन किचन में वो गिर गई। जी पहले एक दफ़ा इन्होंने मुझे कहा, फिर दूसरी दफ़ा कहा। मैंने कहा भी तुम लोग को इतना इशू है तो तुम लोग कहीं और जाके सो जाओ। वो उसको तो नहीं मैं कह रही कि वो किसी और कमरे में सोए। सही बात। मैं कहा जी तुम लोग पागलों वाली बात कर रहे हो बेचारी के ऊपर। वो मुझे आके कहे, मैं कहूँ ये क्या पागल धक्के वाली सी सोच, ऊपर जाऊँ तो वो खातून सो रही। तो ये 2 दफ़ा हुआ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा क्या मसला है? तो कहती है आप ही कुछ नहीं, वो बस मुझे कहते हैं घर वाले कि मेरे पे साया है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उससे कहा कि भाई डॉक्टर पे चलते हैं, ये वो कर। उससे कहा नहीं आप ही, मैं इलाज कर रही हूँ, मुझे हकीम ने भी दिया है तो इसने भी दिया है, वो भी है। अब आपको पता है एक हद से ज़्यादा आप किसी को पुश नहीं कर सकते। जी जी फिर एक दिन किचन में गिरी। मैं भाग के गई किचन के अंदर, जब इन्होंने कहा कि वो बाजी जो है वो गिर गई है ज़मीन पे, मैं भाग के किचन में गई। मैं कहा यार इसको तो एपिलेप्सी की है, इसको तो मिर्गी की प्रॉब्लम है। आप सोचें कि वो औरत उस उम्र उस स्टेज पे 35 साल की थी। बिल्कुल सही। 35 साल की उम्र तक उसकी मिर्गी डायग्नोज ही नहीं हुई, और जब बाद में उसको डॉक्टर पे लेके गए, उसका इलाज शुरू करवाया, झटके तो उसके रुक गए। कभी कभार फिर कभी लगते थे, वो फिर भी हो जाते हैं, आपको पता है मेडिसिन के बावजूद। लेकिन जो उसने मुझे कहानियाँ उसके बाद सुनाई, उस बेचारी को उन्होंने एक दफ़ा दरख्त से बांध दिया घर वालों ने इसी बचपन तरह में, भी और हो पाँव गया। के नीचे उसके डंडे मारना शुरू हो सही गए। कहते हैं। उसको एक दफ़ा मंजी पे बांध दिया, बड़ी और अज़ियत उसको देता है। मंजी में धूप के नीचे डेली लिटा देते थे घंटों के लिए। हमारे अब्रास में जिन पे भी ये शक ये लोग डालते हैं कि इसमें कुछ चीज़ है, इसमें साया है, इसमें फलां, वो इतनी अजियत से गुजारता है ये सारा तबका, ये जो बाबों वाला है, कि यू कांट इमेजिन। मेरे पास तो एक बच्चा भी आया था जो उसको उसने आग पे चला दिया था और उसके दोनों पाँव में गैंग्रीन हो गई, बाद में उसके पाँव काटने पड़े दोनों। बड़ी दफ़ा स्किज़ोफ्रेनिया में क्या करते हैं, जी, यही वही कुछ प्रॉब्लम करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की है। जी। आप इलाज आप तशखीस नहीं कराते। क्योंकि मिर्गी में ना बहुत सी किस्में ऐसी हैं जिसमें बंदा जो है बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें भी कर सकता है, उसको कुछ चीज़ें में हेलुसिनेशन भी हो सकती है, उसमें बिला वजह बैठे बैठे एग्रेशन और तोड़ फोड़ भी आ जाता है। जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी एक किस्म है, उसमें झटके भी नहीं लगते, सिर्फ अनप्रोवोक्ड एग्रेशन आता है। आप बिला वजह मुश्तिल होते हैं और आप ऐसी तबाही मचा देते हैं और यकदम उठ के भागना शुरू कर देंगे या मारना शुरू कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों से ये मिथ्स जनरेट होती हैं। फिर बहुत सी किस्में हैं, जैसे आपने बताया नॉकटर्नल सीजर्स हैं,
वो सिर्फ रात को या सोते वक्त वो होंगे। रात को ना गुर्राती जी, थी, जी। मुंह से उसके झाग निकलती इसी थी और तरह। वो बोलती कुछ ऊंचा ऊंचा और बहुत से गुर्राते हुए लोग- बोलती थी। बहुत से लोग नॉकटर्नल एनुरेसिस में होते हैं जिनको रात में यूरिन पास होता है, और उसमें भी देखा गया है कि अगर उसको भी प्रॉपर बाकी एग्जिस्टिंग सिम्टम प्रोलें तो रात को सीजर होता है इतना माइल्ड कि उसकी आँख भी नहीं खुलती, उसका यूरिन पास हो जाता है। ऐसे भी केसेस हैं बीच में। और कहते हैं जी बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, हमारे अपना एक- गला दबाने लग जाते हैं। जी। फिर एब्सेंट सीजर्स हैं जो बच्चों में बड़े कॉमन है। क्लास में बैठा बच्चा जो है ना वो थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो जाता है और उसको पिछली चीज़ याद नहीं आती और टीचर आवाज़ें दे रही है, वो समझती है लापरवाह है, उल्टा टॉर्चर करती है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा है। तो ये सारे अलमिए तो हैं इन। लेकिन ये होता क्यों है डॉक्टर साहब? इस पे देखें, अगर बाकी सारी डिजीज़ की तरह इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं जिसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 20 to 30% जो एपिलेप्सीज हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होती हैं अगर आपकी फैमिली में हो। इसीलिए हम फर्स्ट कज़न मैरिजेस स्पेशली ऐसी फैमिलीज़ में जो है ना डिस्करेज करते हैं कि आप बिल्कुल ना करें वरना आपका रिस्क फैक्टर और बढ़ जाएगा। इसी तरह जो बचपन में आप देखें जो बर्थ ट्रॉमाज हैं, जो प्रोलॉन्ग लेबर्स हैं, फिर जो इंस्ट्रूमेंटल लेबर्स हैं, या बचपन में ऐसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ख़ास तौर पे मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ और बुखार डॉक्टर साहब जिसको मरूसी कहते भी है अगर हैं। मरूसी फैमिली में आपका 20 to चलते रहे। 30% जो है ना एपिलेप्सीज मरूसी होती हैं। फिर हेड ट्रॉमा हो गया और रोड एक्सीडेंट्स हो गए जिसमें हेड आपका जो है ना उसमें ट्रॉमाटाइज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वो बाद में उम्र के किसी हिस्से में भी उसमें सीजर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सीजर डिसऑर्डर जो इस तरह का हो जिसमें बज़ाहिर कोई रीज़न ना मिले वो प्राइमरी एपिलेप्सी में आ जाता है। और ये जो आफ्टर सम इंसिडेंट होता है लाइक इन्फेक्शस के बाद या एक्सीडेंट के बाद या ट्यूमर्स के बाद जो माइंड को प्रेशराइज करता है, कोई सीवियर सॉलिड ट्यूमर, ये सारी सेकेंडरी एपिलेप्सीज होती हैं। सही। अब डॉक्टर साहब सिम्टम्स की अगर बात करें वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर नज़र रखें? व्यूअर्स एक बात एपिलेप्सी की आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी एक बहनों की तरह ही हैं, बड़ी बहनों की तरह कनाडा में होती हैं अस्मापी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका ना बहुत टीन्स में ही ना 14-15 साल की उम्र पे डायग्नोज हो गया था एपिलेप्सी। जी। तो आज कभी कभार कोई 2 साल में एक दफ़ा उनको हाँ, ऐसे एपिलेप्सी भी का होता है। अटैक होता है। जी। लेकिन उन्हीं के बरक्स उन्हीं की एक कज़न को यही प्रॉब्लम थी, घर वाले नहीं माने, इनकी फैमिली में है एपिलेप्सी, कहती है नहीं माने, कहती है अब उसको हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा होता है, इवन दो वो वही दवाई ले रही है जो मैं ले रही हूँ, क्योंकि इसको जितना लंबा आप डिले करते हैं इलाज को जी डिजीज रेजिस्टेंट हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है। बिल्कुल। फिर आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है। और देखिए और बाय द वे हर बार जब आपको ये अटैक होता है तो आपके दिमाग को ये हल्का हल्का डैमेज करता है। बिल्कुल करता है। तो आपके अगर आप brain 20 cells- साल से आपको या 40 साल से आपको मिर्गी या आपको पता ही नहीं है, साए 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 की बात हो रही है, कौन से सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर नजर रखे इंसान? सिम्टम अगर देखें जो सबसे बड़ा कॉमनली देखा गया है, किसी भी किस्म के झटके अगर होते हैं उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिस्म के एक हिस्से में हो सकती हैं, पूरे जिस्म में हो सकती हैं, जागते हुए आप फील कर सकते हैं, आप बैठे बैठे पीछे गिरना शुरू हो जाते हैं, या बहुत से बच्चे आगे गिरते हैं या एकदम क्लासरूम में बैठे हुए। फिर एब्सेंट सीजर हमने बात की जिसमें कुछ लम्हे के लिए आपका ब्रेन जो है एब्सेंट हो जाता है और फिर आपको बाद में पिछला मौजू भी नहीं याद आता और आप गायब हो जाते हैं और स्टेयर करने लगते हैं एक जगह पे, उसके थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि अनप्रोवोक्ड एग्रेशन वाले दौरे जिसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज कहते हैं, उसमें आपको झटके फील नहीं होते लेकिन आप बिला वजह एग्रेशन में आ जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, अपना सेल्फ हार्म भी करते हैं। कुछ लोग अपना गला दबाने लग जाते हैं, कट लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उसका करैक्टरिस्टिक साइकोटिक से ये फ़र्क है कि बाद में उसको पता नहीं होता कि मैंने ये क्यों किया और ये मेरे से क्यों हो गया, और बाद में वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में भी आ जाता है थोड़ी देर के बाद। इसी तरह जो
कुछ पार्शल सीजर्स होते हैं, उसमें देखा गया है कि एक बंदा है वो चलते चलते किसी और जगह पहुंच गया, ड्राइव करते पहुंच गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, उसको कुछ याद नहीं होता। तो उस दौरान वो चला भी सही रहा होता है, हरकत भी कर रहा होता है। तो ये बड़ी एक सीरियस डिजीज़ है जिसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, और इसको इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर कंसल्टेंट से आपको फौरी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छा इसका कंट्रोल है, इलाज है। और बजाय इसके कि हम उसको एक्सक्लूडेड कम्युनिटी बना दें, उनसे बर्ताव ही दूसरा करें, क्योंकि इसका सबसे लोग खूबसूरत तो चीज़ बर्तन ये भी है, अलहदा कर देते हैं, सबसे कहते हैं बर्तन खूबसूरत अलहदा कर चीज़ दो। ये है कि ये कंटेजियस नहीं है, ये लगती नहीं है एक दूसरे से। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसकी तशखीस कैसे की जाती है, कि मतलब लोग इससे भी तो डर जाते हैं ना, हाय दिमाग का मसला है, पता हाँ नहीं जी। की करेंगे, सुए तो नहीं डालेंगे। देखिए, एक तो इसकी तशखीस कैसे की जाती है और फिर इसका एक्चुअल इलाज है क्या, जी, ये ठीक। हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी से रिलेटेड। आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे साथ हैं, जो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट नहीं बल्कि न्यूरो साइकाइट्रिस्ट हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली राइट अप हिज एली। माशाल्लाह 25 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। डॉक्टर साहब, जी, मिर्गी, सीजर्स, एपिलेप्सी, इसकी तशखीस कैसे होती है? लोग दिमाग से रिलेटेड चीज़ पे डर जाते हैं और चेक भी नहीं कराते। देखें, डरने वाली बात नहीं है, इसकी भी अलबत्ता फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके एक सीज़र या अटैक में आपका जो आईक्यू लेवल है, कॉग्निशन है, वो मुतासर होता है। अब अगर एक बच्चा उसमें सीजर्स आ रहे हैं, आप उसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो उसकी इंटेलिजेंस लेवल कम होता जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब के दिमाग की शॉर्ट सर्किटिंग हो रही होती जी, है एक तरह से। बिल्कुल सही वर्ड है ये। शॉर्ट, जैसे बिजली हाँ, नहीं खस 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 Yes. खस करती, तो कभी कभी वो आपकी किसी भी इक्विपमेंट को बड़ा बुरा डैमेज इसको कर ठीक देती होने है। को भी यही कहते हैं कि दिमाग में बिजली चमकना बंद हो गई अब। बिल्कुल सही कहा। तो इसकी तशखीस के लिए जो है ना, कुछ टेस्ट हैं, जैसे EEG एक टेस्ट है, बिल्कुल painless, कोई नहीं है। एनसेफेलोग्राम, जस्ट लाइक ECG, जैसे लोगों ने दिल की सुना होगा, ऐसे ही बैठे बैठे हो जाती है 15 मिनट में। उसमें कोई इंजेक्शन नहीं, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं। उसमें जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप रीड करते हैं, और उसमें वो आपको स्पार्क मिल जाता है, नॉर्मल वेव्स मिल जाती हैं। तो आप इसको बड़ा अच्छा डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 100% नहीं है, आलमोस्ट आप कह लें कि रफली 50 to 60% लोग मुश्किल से EEG उनकी ये बताती है। बाकी डायग्नोसिस का हिस्ट्री पे ही होता है प्रॉपर, और जिसमें शक को उसमें वो EEG कई दफ़ा करानी पड़ती है। और प्लस इसमें जो और कभी डायग्नोसिस के कभी तो लिए बाहर के मुल्क में वो 24 आवर्स सीजर करते हैं, 24 घंटे रखते हैं और सीजर को कोशिश करते हैं कि आपको सीजर हो। सीजर हो। और फिर ये कि वो 24 आवर रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं किसी वक्त, क्योंकि ये हर वक्त वेव्स नहीं आ रही होती, तो वो गिवन टाइम 15-20 मिनट में वो रिकॉर्डिंग में बाज़ औक़ात नहीं आती, तो फिर आपको या दोबारा करनी पड़ती या 24 आवर करानी पड़ती। अच्छा, तो यानी कि कोई इसमें तकलीफ का अमल ना नहीं ना, है। बिल्कुल भी नहीं है। वो इलेक्ट्रोड ECG की तरह के होते हैं, और वंस आपको डायग्नोज हो जाए या आपको सस्पिशन हो एपिलेप्सी का, तो फिर आप MRI ब्रेन कराते हैं कि उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई पुरानी चोट का असर तो नहीं है, कोई छोटा मोटा ट्यूमर तो नहीं है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपके ब्रेन को हर्ट कर रही हो, प्रेशर दे रही हो, उससे भी ये सीजर आ सकते हैं। भाई हमारे जानने वालों में डॉक्टर साहब यही हुआ कि एक बच्चा था, उसको इस तरह सीजर्स होने शुरू हुए, 4-6 साल उसको यही इसी तरह दवाइयाँ देते रहे। फिर उसको कहीं चोट लगी, उसके मुंह पे लगी, तो उसकी आंख के बड़े करीब चोट लगी, उसको ना चक्कर आ रहे थे, वो सेट ही नहीं हो रहा था। उसका MRI किया तो पता चला कि उसके दिमाग में एक छोटी सी रसोली थी जो मलिग्नेंट नहीं थी, लेकिन वो ऐसी जगह पे दब रही थी जिसकी वजह से उसको वो हो रहे थे कोई भी प्रेशर इफेक्ट ब्रेन में। और जब वो निकाल दिया तो उसको एपिलेप्सी थी नहीं। वो सेकेंडरी एपिलेप्सी थी ना, किसी चीज़ की वजह से हो रही थी। बिल्कुल। तो इसी तरह जो है ना, ये MRI और EEG तो मैंडेटरी है ना। ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिक के लिए आप कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं कि किसी मेटाबॉलिक इनसफिशिएंसी से तो नहीं हो रही, किसी ड्रग विड्रॉल से तो नहीं हो रही उसमें, या आप कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं जो आपको सीजर पैदा कर रही हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो।
तो ये सारी चीज़ें जब आप कंक्लूड कर लेते हैं तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी, ट्रीटमेंट हो गया, मतलब ये डायग्नोसिस हो गया कि भाई इनको मिर्गी है। मिर्गी है। मुझे याद है कि उस खातून को जो मैं डॉक्टर पे लेके जा रही थी कि चले मैं आपकी दवाइयां करवाऊं, कहते बाजी मैं नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? मिर्गी दे विच ते करंट देंदे ने सिर दे जी विच, जी जी। तो लोग ये डर जाते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ज़मानों में कहीं होता होगा, अब तो नहीं होता अब ऐसा। तो बिल्कुल नहीं होता। अब तो बड़ी अच्छी न्यूली जो डिस्कवर्ड एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स हैं जो ये सीजर जो है बड़ा अच्छा कंट्रोल कर देती हैं, और बंदा उसके साथ अपनी नॉर्मल डेली फंक्शनिंग एक्टिविटी, लाइक अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई, जॉबियन है तो जॉब, बिजनेस वाला है तो बिजनेस, आप बस दवाई शुरू करते हैं और उसको बाकायदगी से खाते हैं और वो बड़ा अच्छा कंट्रोल आ जाता है और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा सीरियस नहीं होते। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए कुछ जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ये नहीं हो सकता कि आप इंसुलिन अगर आपको लग गई है तो वो अब तो आप कंट्रोल है ना नहीं, कि अब चलता रहता है। तो कितना रेगुलर जाके चेकअप कराना चाहिए? देखिए शुरू में दवाई तो एडजस्ट करनी जी होती जी है ना। दवाई जब आप एडजस्ट कर लेते हैं शुरू में तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बाद आप बुलाते हैं कि सीजर कितने कम हुए हैं, कम होते होते गायब होते हैं। तो जब एक दफ़ा आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो फिर तो आप 3-4 मंथ्स के बाद भी अपने फिजिशियन को मिल और सकते हैं। 3 महीने 6 महीने के बाद बाद जाएं आप मिल सकते और हैं, क्योंकि आपकी दवाई आपका ऊपर नीचे। दवाई भी ऊपर नीचे, या अगर वो कंट्रोल है तो वो प्रॉपर डोज में है तो वो वही डोज भी चलती रहती है अनटिल अनलेस के कोई सीजर दोबारा ना निकले। हाँ, मिस होने पे ज़रूर निकलता है। इसकी दवाई में सिर्फ बाकायदगी की ज़रूरत है, और अगर आप ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स सीजर फ्री रहते हैं तो ये दवाइयाँ बंद भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं। तो शुरू में तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बाकी बहुत सी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की तरह फॉरएवर भी नहीं चलती। सर्टन केसेस में अगर आप शुरू में इलाज करा लें तो ऑलमोस्ट 3 ईयर सीजर फ्री रहने के बाद ये दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। वाओ, यस, ये नई बात आज मैंने सुनी, बिकॉज नॉर्मली बट वही होता है ना व्यूअर्स, राइट एज पे। हाँ, राइट एज पे। अब आप अगर 40 साल की उम्र पे या 45 साल की उम्र पे आज शो देख के एकदम से कहते हैं 1 मिनट शायद मुझे मिर्गी की प्रॉब्लम थी, व्यूअर्स चेकअप कराने में कोई हर्ज कोई हर्ज नहीं इसमें। देखिए अर्ली डिटेक्शन तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, हर बीमारी में बेस्ट है। अब वो खातून जिसकी मैं बात कर रही हूँ इवेंचुअली उसको जॉब छोड़नी पड़ी। जी जी। जब मैंने उसे पूछा कि तुम क्यों छोड़ी हो, कहती है आप भी, अब मुझे समझ आती है मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता उसके वो कहती खड़े खड़े Consequences कहती हो बाजी गए। में खड़े एक जगह खड़ी खड़ी 15 मिनट गुजर जाते हैं, एकदम से कोई आके बात करे या हाथ लगाए या कोई ऐसा तो वापस आती हूँ, वरना कभी कभी वो भी नहीं होता। इंटेलिजेंस के साथ साथ और बहुत ज़्यादा मूड सिम्टम्स आते हैं इसमें मूड स्विंग्स आती हैं, बाइपोलैरिटी बड़ी कॉमन है इसमें, और इसमें डिप्रेशन तो इसमें समझ लें कंपनीड है, क्योंकि वो सोशल फैक्टर्स भी हैं, फिर आपके पर्सनल फैक्टर्स भी हैं, आपका एक वो स्टिग्मा भी है कि पता नहीं इसको ये है। आप देखें एक बच्चे को अगर हो तो पूरी क्लास कैसे उससे इज्तनाब शुरू कर देती कि पता नहीं हमें ना लग जाए। पर डॉक्टर साहब नफ्सियाती तौर पे इस मामले के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उस बंदे को मुतासिर नहीं करती, ये पूरी पूरे फैमिली खानदान को, और जी। बड़ी दफ़ा ऐसी बच्चियों के लिए या लड़कों को वो तो बताते ही नहीं है खानदान वाले, रिश्ता नहीं होता वही तो कह रही बच्चियों हूँ का। ना, लड़कों के भी नहीं होते, हाँ, बिल्कुल सही किसको तो बात। दिमाग की प्रॉब्लम है। जी जी जी। नहीं, इसमें देखें बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है, और पहली चीज़ जो होती है ना वो फैमिली एजुकेशन, फैमिली अवेयरनेस कि ये डिज़ीज़ है क्या, इसका प्रॉपर सलूशन क्या है, और अगर खुदा न खास्ता सीजर आए तो आपने हैंडल कैसे करना है, प्लस ये कि इसका आगे आउटकम क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, कब ये ठीक होगी। तो जब आप प्रॉपर एजुकेट कर देते हैं उनमें होप आ जाती है कि यस ये बड़ा ट्रीटेबल है और कोई ऐसा नुकसान नहीं होने लगा अगर हम दवाई रेगुलर खाएं, अल्लाह मियाँ आराम दे दे, तो वो बड़ा अच्छा इसको डील करते हैं। फिर भी जो इसमें कंपनी डिप्रेशन और इन्फीरियरिटी आ जाती है, वाई मी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसके लिए आपको रेगुलर साइकोथेरेपी करानी चाहिए, और इन सीवियर केसेस अगर आपका एग्रेशन या डिप्रेशन है तो कुछ छोटी मोटी दवाई उन अकम्पनीड सिम्टम्स के लिए भी लेनी चाहिए, ताकि डिज़ीज़ जो बायोलॉजिकल है वो तो ठीक हो ही रही है, उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको भी हैंडल किया जाए। डॉक्टर साहब देखें एपिलेप्सी का इलाज करते हुए जी। मॉलेज स्पेशली साइकाइट्रिस्ट, और बाय द वे किसके पास जाना चाहिए, देखिए न्यूरोलॉजी तशखीस के लिए किसके पास जाए?
न्यूरोलॉजिस्ट जो है ना बेसिकली ये उस डोमेन में आती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट मैंने देखे हैं कि वो उसमें ना जो कंप्लीट चीज़ें हैं ना उनको मिस कर जाते हैं। तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं। दोनों इक्वली ट्रेंड हैं, न्यूरोलॉजी में चले जाएं, साइकेट्री में चले जाएं, तो आपको इस दौरों की तशख़ीस के पूरी सहूलियात मुयस्सर हैं हमारे मुल्क में। और डॉक्टर को इलाज करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, लाइक साइकाइट्रिस्ट को? देखिए, मैं तो हर डिजीज़ में समझता हूँ, इवन कार्डियोलॉजिस्ट हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और हर डिजीज़ को ट्रीट करते हुए जो प्राइमरी एम है वो पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो मॉनिटर करनी भी चाहिए और इसको इम्प्रूव भी करना चाहिए। तो साइकेट्रिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ये सारे हमारे जो कलीग्स हैं, मैं तो यही देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर आप डिजीज़ ट्रीट कर रहे हैं तो उसके जो भी रेलेवेंट वो क्या कहते हैं कंपनीड उसके इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस बीमारी की वजह से जो मूड में चेंजेस हैं, जो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही हैं सोशल फंक्शनिंग में, आप एज ए होल ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट दें। और ये नहीं कि उसको एक दवाई दे दें और उसकी वजह से जो वो डिप्रेशन में है या किसी और वजह से है उसको आप मिस कर दें। तो इंसान को इवन कार्डियोलॉजी में देख लें, डायबिटोलॉजी में देख लें कि एक बंदा है अगर उसमें सीवियर डिप्रेशन है तो हमारे यहाँ वो सिर्फ डायबिटीज़ ही ट्रीट हो रही है, डिप्रेशन को नोटिस नहीं किया जा रहा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए और इस बीमारी के साथ साथ उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में साइको सोशल सपोर्ट अवेलेबल है, साइकोथेरेपी अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ फाइनली जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को कितना को नॉर्मल अंदाज में जी सकते हैं? आपने कहा कभी कभी गाड़ी चलाते हुए बंदा ट्यून आउट कर जाता है। जी। अब देखे ना, जैसे कि शेफ़ नूर किचन में खाना बना रही है, खुदा न खास्ता अगर कोई शेफ़ कोई कुक किचन में कुकिंग कर रहा है, कटिंग करते हुए उंगली काट दे, हाँ जी, गरम हांडी अपने ऊपर गिरा दे, गाड़ी चलाते हुए किसी में मार दे, बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं वो गिर जाए। क्योंकि वो जो शदीद वाला दौरा होता है ना, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक, जिसको दंदल कर पड़ना कहते हैं, वो तो बहुत से लोग जल गए चूल्हों पे, क्योंकि लोग तो दांतों के यूनिट में पहुंच गए। हाँ जी, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता, आप आग में गिर जाते हैं। तो वही तो मेरा तो ऐसी चीज़ों से हमेशा इज्तनाब करते हैं जब तक एक कंसीडरेबल फिट फ्री पीरियड, सीजर फ्री पीरियड ना आ जाए दवाई पे। मतलब लाइक आपको साल गुजर गया है तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों थोड़ी थोड़ी अलाउ करते हैं कि भाई आपको नुकसान ना हो। वरना तो देखें अगर किसी नहीं, मेरा सवाल ये कि एक मिर्गी वाला इंसान, चले उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ट्रीटमेंट के साथ क्या जिस इंसान को मिर्गी या एपिलेप्सी या सीजर्स की प्रॉब्लम है वो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजार सकते हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं गुजार गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी चला शादी कर सकते हैं, बच्चा। अब प्रेगनेंसी में क्या करें? प्रेगनेंसी में भी आप अगर आपका सीजर कंट्रोल अच्छा है तो ख़वातीन बच्चे पैदा कर सकती हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में इवन आप सेफ़ हैं। और दूसरा ये कि अगर उसका सीजर कंट्रोल अच्छा नहीं है या उसको कोई ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जिस पे कंट्रोल हुआ है वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, तो फिर उसको फैमिली प्लानिंग करके जब सीजर कंट्रोल प्रॉपर 2-3 साल गुजर जाएं फिर बच्चे की एडवाइस दी जाती है। मतलब देयर आर ऑलवेज वेज। अगर कोई प्रोफेशन आपका हैज़र्ड वाला है, लाइक तंदूर में रोटियां लगाने वाला है, उसको प्रोफेशन चेंज करने की एडवाइस दी जाती है। ड्राइवर है, उसको चेंज करने की एडवाइस दी जाती है। तो थोड़ी बहुत आपकी जो प्रोफेशनल मॉडिफिकेशन है, नॉर्मल ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। सिर्फ उन प्रोफेशन से आपको थोड़ा स्विच करना पड़ता है जिनमें दौरे की सूरत में आपको डायरेक्ट हैज़र्ड हो। हाँ, और बात ये कि व्यूअर्स, इंसान थोड़ा सा रियलाइज़ भी कर लेता है जी, कुछ वक्त गुजरता है तो आप समझ भी जाते हो, समझ आते हैं आप। ऐसे बच्चों को क्या आप खेल के मैदान में इजाज़त दे सकते हैं खेलने की? शुरू में नहीं, मैंने बताया जब आपका कुछ साल तक सीजर फ्री पीरियड आ जाए तो देन ग्रेजुअली आप उसकी वो चीज़ें शुरू कर क्योंकि लोग ना लेते बच्चों को घर में बंद कर देते हैं, नहीं ऐसा बाहर नहीं नहीं निकलने देते। अब एक बच्चा है, उसको ऑलरेडी एपिलेप्सी का पता चल गया है, मिर्गी उसके लिए वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों मरीज हैं जो पढ़ भी चुके हैं, जो जॉब भी कर चुके हैं, जो शादियां भी कर चुके हैं, जिनके बच्चे भी हो चुके हैं और जिनको दोबारा एपिलेप्सी भी नहीं हुई।
तो एंड में हमारे व्यूअर्स को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज क्या देंगे डॉक्टर साहब? देखिए, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे की जो गर्ज़ो गायत है वो हम सब में अवेयरनेस पैदा करना है कि हम बीमारी को बीमारी समझते हुए इस झटकों की या एपिलेप्सी की बीमारी से बड़ा अच्छा प्रॉपर इलाज के बाद बाहर आ सकते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हेल्प इज़ अवेलेबल। सिर्फ आप अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे कंसल्ट ज़रूर करें। जिसको भी डाउट हो कि कोई मुझे ऐसा मर्ज़ है या जानने वालों को है, तो न्यूरोलॉजी में, साइकेट्री में इसकी प्रॉपर तशख़ीस और इलाज की सूरत मौजूद है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। तो इंशाअल्लाह इसके साथ आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ये प्रॉपर इलाज मुमकिन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। व्यूअर्स, ऑलवेज एक ऐसी बीमारी जिसके साथ इंसान सारी ज़िंदगी बेसिकली एक तरह से जीता है, लेकिन अगर आप इसकी अर्ली डिटेक्शन कर लें तो 3-4 साल बाद मेडिकेशन छोड़ के आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं राइट टाइम पे। एक बात। दूसरी बात, अगर चले लेटेस्ट स्टेज में भी पता चलता है तो प्रॉपर इलाज करवाएं, डॉक्टर से रुजू करें। देखिए, जो भी आपके पर्सनल बिलीफ्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन मेडिकल इलाज एक ज़रूरी जुज़ है इस मामले के अंदर। इलाज करवाएं, साथ साथ अगर माहिर नफ्सियात के पास भी जाएं तो वो भी एक अच्छी बात है, एक आपकी साइकोलॉजिकल थेरेपी भी हो जाती है, और उसके साथ साथ फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बच्ची का या बच्चे का कहीं रिश्ता हो रहा है तो ये बात शेयर करें। ये चीज़ें छुपाने वाली नहीं है, ये कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी को लगेगी नहीं, बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, जिस तरह डायबिटीज़ में होती है या किसी और बीमारी में होती है। सो एहतियात के साथ आगे बढ़ें, डरे मत, इसको फेस करें ताकि ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जो भी इंसान एपिलेप्सी का मरीज़ है जी सके। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ख़वातीन, वर्किंग वुमेन और उनके क्या मसाइल हैं आजकल की दुनिया में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको ब्रेक से पहले तो टीज़र दे दिया कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। 3 बड़ी ही ब्रिलियंट ख़वातीन हमारे साथ हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ सामिया मुस्तनसर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट खातून है। शी इज़ अ CSP ऑफिसर, प्लस शी इज़ ऑल्सो करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑडिट्स इन द फेडरल गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। सेम हियर। देन वी हैव विद अस शबनम ज़फ़र। इनकी लिस्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ हम ज़रूर कवर करेंगे। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देन फाउंडर प्रेसिडेंट खैरपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप साक चेंबर ऑफ कॉमर्स की लाइफ मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक, आपको देख के। काश आप ये कहते थे कि बहुत अच्छी, तो मैं कहती वो तो आप हैं ही, लेकिन चलिए अगली बार के लिए हम डायलॉग प्रैक्टिस कर लेंगे। देन वी हैव विद अस वाइजा रफ़ीक। आप एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं एंड अ वेरी ब्रिलियंट एंड अकम्पलिश्ड यंग लेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। सो ग्लैड टू बी हियर। आई एम ग्लैड यू गाइज आर हियर, क्योंकि ख़वातीन के काम के, वर्किंग वुमेन के जो मसाइल होते हैं, पहले जो बात होती थी आज भी वही बात होती है, जबकि दुनिया बदल गई है। ये मिलेनियल्स ने, जेन जी ने, इन सब ने आके थोड़ा सा मामला हिलाया है, जो बड़ी अच्छी बात है, जो बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। बट उसके साथ वर्किंग वुमेन के मसाइल मुख्तलिफ हो गए हैं। अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग मैन हैव प्रॉब्लम्स ऑल्सो। पहले ये होता था कि काम करने वाला मर्द सिर्फ काम ही करता था। हमें पता नहीं क्यों आज भी इस उम्मीद के साथ काम की दुनिया में भेजा जाता है कि घर के मामलात तो देखेंगी ही, और सिर्फ घर के नहीं, इर्द गिर्द के भी, हमसायों के भी, इसके भी, उसके भी। एक वक्त था जहाँ पे औरत काम पे निकलती थी तो सबसे पहले ये सवाल उठता था कि हाय ए काम करेगी, हाय ये पढ़ेगी। अब एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ज़रा कम हो गई है। सो मैम, आपसे शुरू करते हैं, ख़वातीन के पहले क्या इश्यूज़ होते थे वर्किंग वुमेन के? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और एक इतना अच्छा फोरम है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है कि ख़वातीन जो हैं उनका क्या रोल है, ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेन का इन प्रेजेंट सोसाइटी।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी हमारे जो सोशल डायनामिक्स हैं उसमें हमें जो एक चेंज नज़र आ रहा है कि वर्किंग वुमेन का एक जो रुझान है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। सेल्फ़ अवेयरनेस ख़वातीन में ज़्यादा आ रही है। उसके दो पहलू हैं, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है जिसको हम ये कहते हैं कि माली तौर पे ख़वातीन खुद मुख्तार होना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का है कि ख़वातीन जो हैं वो कुछ हासिल करना चाहती हैं, अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करना चाहती हैं। जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, आपने जेन ज़ी की बात की अपने इंट्रोडक्शन में, तो मैं ये कहूँगी कि हम जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं वो जनरेशन वाई कहलाती है। तो हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा, बहुत बड़ी तब्दीली देखी, एक डायल वाले फ़ोन से स्मार्टफ़ोन की तरफ आते हुए और एक बिल्कुल कह लें कि एक मैनुअल सिस्टम से टेक्नोलॉजी की तरफ आते हुए। तो हमारी जनरेशन ने बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है। हम जब आज के बच्चों को ये बताते हैं कि देयर वाज अ टाइम कि जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, कोई स्मार्टफ़ोन नहीं होता था, वर्किंग वुमेन इतनी कॉमन नहीं होती थी, वर्किंग मदर्स कॉमन नहीं होती थी, काम करने वाली ख़वातीन, तो उनको ये एक स्टोरी लगती है। भाई 13 साल पहले, कोई इतनी पुरानी बात तो नहीं है। 13 years ago when I got married to फैसल, हर अखबार हर न्यूज़पेपर ने मुबारकबाद दी और कहा कि अब तो ये काम नहीं करेंगी। खुद ही फैसला कर लिया कि अगर उसकी शादी हो गई है, अब शी इज़ गॉटन मैरिड अगेन, तो वो तो काम तो नहीं करेगी ना, घर बैठ जाएगी। सो इवन अंटिल 13 years ago आई वॉज हॉरिफाइड कि हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि बिकॉज मीडिया में काम करती थी, अब उसकी शादी हो गई है तो उसको मियाँ तो घर बिठा देगा ना जी, क्योंकि और काम करने वाली औरत तो अछूत होती है। इवन 13 years ago। हाँ जी, मैं सिविल सर्विसेज के हवाले से बात करूँगी क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो हमारी ख़वातीन हैं वो मोस्टली एक लीडरशिप रोल में होती हैं, वो एग्जेक्टिव पोजीशंस पर होती हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन हमारा जो माशरती निज़ाम है, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तो ज़ाहिर आप फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो नहीं कर सकते। पहले आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, वालिदैन की सपोर्ट होती है, फिर उसके बाद व्हेन यू गेट मैरिड तो आपके जो फैमिली है, आपका हस्बैंड है, आपके इन लॉज हैं, उनकी सपोर्ट होती है। तो इस सपोर्ट के बगैर तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन मैम यू नो इट बॉदर्स मी। जी, वाई इट बॉदर्स मी इज़ बिकॉज मर्द को तो नहीं, मर्द की पढ़ाई पे भी कभी कोई वो नहीं होता। अगर घर में बेटा है तो वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, एक अंडरस्टूड बात है। और सिर्फ ये नहीं कि वो बीए, वो मैट्रिक एफए करेगा, वो बीए तो मिनिमम करेगा और मास्टर्स और व्हाटएवर, ताकि वो आगे निकले। मैं इतनी सीएसपी की हुई ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने किया लेकिन फिर इवेंचुअली दे डिडंट कंटिन्यू। और सीएसपी करना कोई आसान काम नहीं है, लोग फेल हो के पता नहीं कितनी मुश्किल से पास होते हैं। और ऐसी ख़वातीन जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया जी, और जैसे ही शादी हुई घर बैठ गई। इसी तरह डॉक्टर्स के साथ करते हैं, बहू तो चाहिए डॉक्टर लेकिन प्रैक्टिसिंग नहीं। जी मैम, आप गोल रोटी बनाती हूँ, गोल रोटी बनाती हूँ, डॉक्टर हूँ लेकिन गोल रोटी बनाती हूँ। जी सर, आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बिकॉज बीइंग एसोसिएटेड विद द चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन वेरियस एरियाज, आपके सामने बच्चियाँ, मतलब आपकी 52-53% अवाम औरतें हैं लेकिन वो घर बैठी हुई हैं। जी, मैं चूँकि बिज़नेस वूमेन हूँ और मैं ये अपनी जो घर बैठी हुई बच्चियाँ हैं उनको मैं ये एक लेसन भी देना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ घर बैठी हुई हैं, अब वो दौर नहीं रहा कि लड़की क्या करेगी, जैसा कि आपने कहा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बैठ के वो पूरा नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बिज़नेस कर सकती हैं। हम चूँकि प्लेटफॉर्म पे हैं, चैम्बर्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो अब वो जो बैग्स वाली ट्रेड है वो नहीं है कि जी लड़कियां घर में कपड़े बना रही हैं, जी उनको बेचने के लिए कोई जगह नहीं है जी। लेकिन अब जो है मेरी जो ख्वाहिश है कि जितनी भी हमारी बच्ची हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग में आएँ, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करें। आई एग्री विद यू, बट व्हाट बॉदर्स मी इज कि क्यों ख़वातीन घर पे बैठ के करें, ये भी तो एक इशू है ना शबनम जी। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि हमने उस हिसाब से लेके चलना है जो इस वक्त करंट हालात है। आई नो वाइज़र यू वांट टू टच दिस, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू यू, आई विल। बट ये जो एक चीज़ है ना कि देखो बच्चियां घर बैठ के करती, मैं खुद कहती हूँ शो पे और कसम से मेरा मैदा उड़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है ये बात कहते हुए। आई एम नॉट जोकिंग, इट ड्राइव्स मी मैड। हम क्यों घर बैठ के करें? बंदा क्यों नहीं घर बैठ के काम कर सकता? जी, ये तू घर बैठ के काम कर, मैं बाहर निकलती हूँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल
लाख रुपया कमा सकती हैं बाहर जॉब पे, और आपके हस्बैंड जो हैं उनकी एक्चुअली बाहर जाके जॉब करने की तनख्वाह 30 या 35 हज़ार है, क्या कोई सेंस बनती है कि आप घर पे बैठे और बंदा जॉब पे जाए? 3 गुना ज़्यादा आप कमा सकती हैं बाहर। बट फिर भी साउथ एशिया में, मोर सो इन पाकिस्तान, इवन अक्रॉस द बॉर्डर, इस मामले में चीज़ें चेंज हो गई हैं कि जो बेहतर कमा रहा होता है वो निकलता है घर से बाहर। अगर घर पे आपने किसी को रखना है कि बच्चे शच्चे ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वो बाहर भी करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ औरत घर बैठती है। देखिए, ये मैंने बात इसलिए की है कि जो ख़वातीन ज़्यादा ऑब्जेक्शन उन पे आ जाते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगी कि ये सब लोग इंटरनेशनल पे बाहर निकलें। एग्जैक्टली। और जिस तरह के मैं आपके सामने बैठी और हूँ, जिस तरह आप encourage और भी करती मैंने हैं। 0 से Z पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और आपके साथ जो हमारी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें फ्राइट रेट्स को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं बाहर निकल के टेंडर करती हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवलिंग करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में जैसे कि सबसे पहले कि हस्बैंड का रोल होता है, हस्बैंड का रोल अगर आपके साथ अच्छा है तो मेरा ख्याल है कि जो बिजनेस वूमन है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा टेंशन होती है जी घर में ये, घर में वो। लेकिन जब औरत घर से निकलती है फिर वो घर की नहीं रहती, वो सिर्फ अपने काम को फोकस करती है कि मुझे अपना काम करना है, अपने बिजनेस को देखना है, मीटिंग्स करनी है और जाके इसको सेल आउट करना है। दैट्स इट। भाई साहब बहुत जोर से इसको टच करना चाह रही हैं इस टॉपिक को। ओवर टू यू। I can wait for my turn, but thank you so नो much. मैंने आपकी एक्सप्रेशन देखी थी ना जब मैंने कहा कि औरत क्यों घर बैठे, बट इट्स देखो, बट एट द सेम टाइम भाई साहब हमने माशरे के हिसाब से चलना है। देखिए, अगर एक बच्चे की शादी हुई है, चाहे पसंद की हुई है, व्हाटएवर है, अब देव गॉटन मैरिड, अब बात वहाँ पे खड़ी हुई है कि तलाक या शादी चलाना, काम करना या ना करना, तो फिर तो मसला पड़ जाता है ना, और ये बहुत क्योंकि संगीन दोनों मसला जिंदगी के है। बड़े अहम हिस्से हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम और बहुत संगीन मसला है, और इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमेशा खातून ही क्यों उस पोजीशन में होती है कि जहाँ पे शी हैज़ टू चूज़ बिटवीन हर वर्क एंड हर फैमिली। इस पोजीशन में मर्द कभी भी नहीं आपको मिलेगा हमारे माशरे में कि जहाँ पे वो फैमिली और काम के बीच में चूज़ करे, क्योंकि उसके लिए ये बहुत नॉर्मल है कि ये दोनों चीज़ें तो साथ चलनी हैं। आपने जो पहले सवाल उठाया था जिस पे मैं बात करना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है कि हम औरत से ही एक्सपेक्ट करें कि वो घर में बैठ के काम करे। देखें, ये तज़ाद है रवैयों का और ये तज़ाद है एक्सपेक्टेशंस का। हम वेमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हम कहते हैं ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ दें, ख़वातीन को एजुकेशन दें, बिल्कुल दें, बहुत अच्छी बात है। पिछले कुछ डेकेड्स में हमने इस पे बहुत एक्टिवली काम भी किया मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन हर जगह एक ग्लास सीलिंग पे जाके हम टकर जाते आई हैं। टेल यू वाई, बिकॉज हमने उस एम्पावरमेंट की और इनकरेजमेंट की रेस में मुआशरे का आधा तबका जो कि हमारे मेल कॉलीग्स हैं, हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, उनको ग्रूम नहीं किया। सो अब औरत तो एम्पावर होके और मेंटली इवॉल्व होके और अपने करियर को भी सोच रही है, वो अपने काम के बारे में भी सोच रही है, एम्बिशियस भी हो गई है, लेकिन जिस मर्द के साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी है वो मेंटली अभी उसी जगह पे अटका हुआ है जहाँ पे ही एक्सपेक्ट्स कि ये मेरी माँ की वाली ज़िंदगी गुजारेगी। सो वी हैव नॉट केप्ट men along in this work of empowerment and enlightenment and encouragement and everything. तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो काम है हमारा when we talk about women empowerment, और हम जब औरतों के काम करने के माहौल को कंड्यूसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो हम मर्दों को एंगेज करें और उनको भी साथ रखें, क्योंकि वर्क प्लेस पे कौन है? मर्द। हरासमेंट कहाँ से आ रही है? केसेस हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ में भी दिन रात मेरे पास केसेस आते हैं। जो तबका प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, और आप करते आए दहाइयों से, और अब आप कहते हैं कि अच्छा अब ये तो बड़ा मसला हो गया। सो वी मतलब हमसे कोताहियाँ हुई हैं अपने काम में। बिकॉज आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, मैम आपकी तरफ आऊँगी इस बात को लेके कि देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, अब हमने माँ बाप को तो कवर कर लिया, या माओं को ने अपने हस्बैंड्स को यानी कि बाप को समझा दिया कि पढ़ेगी तो बेटी बेटा दोनों। अब वो पढ़ भी गए, वो लिख भी गए, अब वो काम भी कर रहे हैं, बेटा भी कर रहा है, बेटी भी कर रही है। लेकिन जब बेटी की बात आई शादी की, तो शादी के बाद क्या होगा, किसी का कोई उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन बेटा अगर पहले एक काम कर रहा था, अगर वो सेकंड जॉब भी स्टार्ट करना चाहता है और दिन के 20 घंटे घर से बाहर गुजारना चाहता है, तो उस पर कोई ना सवाल उठाएगा, ना मुड़ के कोई देखेगा तो फैमिली के लिए कर रहे। तो बच्ची भी अपनी फैमिली के लिए ही कर रही होती है, किसी राह चलते के लिए तो नहीं कर रही होती। जी मैडम। देखिए, इसमें बेसिकली ना हमारे जो कुछ माशरती कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उसमें शदीद किस्म की कन्फ्यूजन पाई जाती है। इस हवाले से अगर मैं बात करूं, जिस तरह आपने कहा है कि अगर आदमी काम कर रहा है तो ये कहा जाता है कि ये फैमिली के लिए कर रहा है,
और अगर औरत काम कर रही है तो ये कहा जाता है कि ये तो अपने लिए कर रही है। इसका असल काम तो ये है कि ये जब घर आए वापस तो ये अपना एज ए मदर या एज ए वाइफ या एज ए वुमेन ऑफ द हाउस अपनी ड्यूटी संभाले। यानी कि हमने अभी तक सोशल रोल्स को रीडिफाइन नहीं किया। मतलब एक औरत का और मर्द का अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों के सोशल रोल्स को हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत होगी, उसको थोड़ा वाज़िया करने की ज़रूरत होगी। एक बाहिमी ताउन से घर चलता है। अगर हम ये कहें कि औरत काम कर रही है तो वो अपने लिए कर रही है और मर्द काम कर रहा है तो वो फैमिली के लिए कर रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है। एक पढ़ी लिखी माँ, एक जो काम करने वाली माँ है, वो अपने बच्चों को भी ज़्यादा क्वालिटी टाइम दे पाती है। मैंने ये देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। और मतलब अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर सकती है अगर उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए तो। हमें बट द पॉइंट इज, घर को मैनेज करना सिर्फ औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, दोनों अगर की रोजी है, रोटी दोनों कमा रहे हैं, दोनों की है, दोनों की है, मतलब बिल्कुल दोनों की तो है। सिर्फ बीवी की क्यों जॉब है कि वो उठे, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करे, उनको सारा कुछ करे? मियाँ साहब जो है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा ऊँग रहे हैं। आई एम सॉरी, आजकल के ज़माने में, मैडम आपकी तरफ आती हूँ इसी बात को लेके, एंड ऑब्वियसली वील गो बैक एंड फोर्थ विद दिस, बट मतलब आजकल के ज़माने में क्या घर चल सकता है सिंगल इनकम हाउस होल्ड पे? मैम आपके सामने है फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे। मतलब अगर सिर्फ एक बंदा काम करता है तो क्या बच्चों की फीसें कवर हो सकती हैं? क्या बिजली का बिल कवर हो सकता है? क्या गैस कवर हो सकती है? अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई लेन देन हो जाए, कोई सुख दुख का मामला हो जाए, क्या सिर्फ एक इनकम पे मैडम ऐसा हो सकता है? नहीं जी, ये जब घर में पढ़ी लिखी 10 खवातीन भी बैठी हुई हैं, या 3 बैठी हुई हैं, या 2 बैठी हुई हैं, ऐसा है। आप मुझे खुद बताएं। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे जो चीज़ कंसर्न कर रही है इस वक्त वो ये है कि चले पहले ये होता था, अब भी मैडम खवातीन की सेहत गटर में है। ब्रेस्ट कैंसर की शरह बढ़ती चली जा रही है। 3-4 स्टेज पे जाके पता चलता है। रसौली बनी हुई है, 6-6 महीने, साल नहीं जाके चेक कराई, टाइम नहीं मिला। बच्चों के फांसी टीके लगने थे, मियाँ की बीच में तबीयत खराब होगी, सास का ये, हर चीज़ औरत ने याद रखनी है, अपने भी खानदान की, मर्द की भी। ये क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो तकलीफ दे पहलू है हमारा, ये इसमें मर्द को जो है ना हमेशा शाना बिशाना ही रहना चाहिए। मेरी तो ये एडवाइस है, क्योंकि जो ख़वातीन हम लोग इतना काम करती हैं, बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी काम देखें और घर को भी देखें। ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बट आपने कहा कि हमने मेल कॉलीग्स को नहीं, तो क्या करें फिर? देखें, जो हमारे कुछ जड़ों में मसाइल मौजूद हैं ना, उनसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। जिस पे मैं समझती हूँ कि आज तक हम कहीं ना कहीं डिनाइल में रहते हैं। हमारे माशरे में पिदरशाही निज़ाम इतनी गहरी जड़ें पकड़ चुका है, बिकॉज इट्स सेंचुरीज़ ओल्ड। और ये होता आया है ख़वातीन के साथ कि जो एक्सपेक्टेशन एक ख़ातून से है वो एक्सपेक्टेशन एक मर्द से नहीं है, और ख़ातून से जो एक्सपेक्टेशन है उसका जो बर्डन है वो इट्स वे मोर देन व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ वुमन। तो एक तो इन चीज़ों को शैटर करने की ज़रूरत है। दूसरी, मेरा एक ये बहुत अहम मैं समझती हूँ कि सवाल भी होता है अक्सर जगहों पे जहाँ पे मुझे बात करने का मौका मिलता है कि ख़ातून का जो काम है उसको एक लग्जरी क्यों समझा जाता है, या उसको एक एडिशनल चीज़ क्यों समझा जाता है। आप घर की फ़ीसें नहीं अफोर्ड हो सकती, बिजली के बिल नहीं अफोर्ड हो सकते, तो इस वजह से मजबूरी है कि ख़ातून काम करे, दैट्स वन जस्टिफिकेशन ऑफ इट। बट वाई नॉट कि फ़ीसें भी अफोर्ड हो रही हैं और बिल्स भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शी वॉन्ट्स टू ग्रो। आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। भाई मैं, अल्लाह का शुक्र है, फैसल कैन हैंडल एवरीथिंग, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ। और अगर मेरे काम करने से, हम दोनों के मिल के काम करने से, हमजा बाहर जाके यूनिवर्सिटी पढ़ सकता है, मेरे बाकी 2 बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी जाके पढ़ सकते हैं, और मैं उनको मजीद अपलिफ्टेड लाइफस्टाइल दे सकती हूँ, तो मैं क्यों ना दूं? एंड ऑल्सो आई लाइक वर्किंग, आई लव व्हाट आई डू। एंड एक वक्त था जब मजबूरी के तहत व्यूअर्स काम कर रही थी, लेकिन आज मैं काम इसलिए करती हूँ बिकॉज आई इंजॉय इट। अब मैं फाइनली अपने पैशन को परस्यू कर रही हूँ, पहले तो मजबूरी में कर रही थी। अब बात ये, उसको अब अगर पैशन की बात आ गई तो ना करो, घर बैठ जाओ, तो क्या करूं? डंडे बजाऊं? बच्चे बड़े होके अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद जब एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है, असल में वो औरत, उसको लगता है कि मैं कहीं की नहीं रही, मैं कहाँ जाऊं, मेरा पर्पस ही खत्म हो गया। किसी भी इंसान का जिंदगी का पर्पस दूसरे लोग नहीं हो सकता। इंसान का पर्पस फॉर लिविंग अपनी ज़ात, और फिर उससे वाबस्ता लोग। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे। अभी किचन पे भी मैंने एक बात करनी है कि जैसे ही किचन की बात आती है तो औरत जहन में आती है। क्यों?
बंदा खाना नहीं बना सकता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं वर्किंग वुमेन, उनके मसाइल, और एक्चुअली मोर देन एनीथिंग काम करने वाली ख़वातीन आज भी मसाइल क्यों फेस कर रही हैं जो 20 साल पहले या 40 साल पहले फेस करती थी। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे एक और वर्किंग लेडी हमारे साथ हैं, शेफ़ नूर जी। हैदराबादी चिल्ली चिकन बिल्कुल रेडी है, साथ रायता और साथ जो है फ्रेश सैलड। Awesome. और अभी रोगनी नान आपके लिए मंगवाऊंगी और फिर आप खाएंगी। डन है। तो खैर, अब किचन की तरफ अगर हम देखें तो ऐसा क्यों है मैम कि जब खाने बनाने की बात आती है तो सिर्फ औरत को देखा जाता है, कपड़े धोने की बात आती है तो औरत को देखा जाता है। एक सवाल है सिंपल सा, क्या मर्दों को साफ कपड़े नहीं चाहिए होते? क्या मर्दों ने खाना नहीं खाना होता? अब मेरा बेटा जब कनाडा जा रहा था तो मैं कहा, पुत्र तू इतनी देर से भाग रहा थे, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करनी सिखाई, खाना बनाना सिखाया, सारी चीज़ें क्यों की? क्योंकि ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। इसलिए नहीं क्योंकि कल को तुम अपनी बीवी के लिए खाना बनाना, भाई बनाना खुदा का वास्ता बनाना, ताकि कल को कोई लड़की मुझे दुआएं दे और कहे कि यार इसने अपने बेटे की तरबियत बड़ी अच्छी की है। ओवर टू यू मैम। जी देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये जो घर के काम है या किचन के काम है या कपड़े धोना है, ये सिर्फ खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे साउथ एशिया में ही ज़्यादा पाया जाता है। और उसकी रीज़न एक बहुत बड़ी ये भी है कि हमारे जो मेल्स हैं, ख़ास तौर पे जो जनरेशन वाई के मेल्स हैं, उनकी ग्रूमिंग इस लेवल पर नहीं हुई। अगर हम अपने मतलब थोड़ी सी रिलीजन का भी हवाला दें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे छोटे काम खुद किया करते थे। और ये हमारा जो एक सोशल सेटअप है, मेरे ख्याल से उसमें ये जो साउथ एशिया का कल्चर है जो हमने बोरो किया है अपनी हिस्ट्री से, उसका बहुत बड़ा एक रोल है कि हम अपने सोशल रोल्स को डिफ़ाइन नहीं करते। हमने टैग कर दिया है कि ये घर का काम है तो ये सिर्फ औरत करेगी, तो ये तो हमने एक स्टीरियोटाइप खुद से बना दिया है और बस हम उस पर एक चल रहे हैं कि जी ये ऐसे ही है, ये सोशल रोल ऐसे ही है, ये औरत का काम है, ये मर्द का काम है। एक्चुअली तो दोनों का ही काम है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें जो हमारे आने वाली जनरेशन है, अब मेरा ख्याल है जो पढ़ी लिखी माएँ हैं वो अपने बेटों को ये सिखाएं, जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने बेटे को सिखाया, इसी से सोसाइटी में चेंज आएगा। बिल्कुल सही। और शबनम जी देखिए ना, हमें अपनी ज़बानों पे भी कंट्रोल लेके आना है। हमारी जनरेशन ने क्योंकि ये सुना बार बार कि ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है, तो हम भी अक्सर कह देते ये तो लड़कियों का काम है। नहीं, बेसिक लाइफ स्किल्स तो हर इंसान को आनी चाहिए। रोटी खाना बनाना हर मर्द औरत को आना चाहिए, हर ट्रांसजेंडर को आना चाहिए। कपड़े धोना, इस्त्री करना, और बाय द वे सिलाई भी थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की आनी चाहिए। बटन टूट जाता है, औरत का भी बटन टूट जाता है, मर्द का भी बटन टूट जाता है कभी। तो ये बेसिक चीज़ें तो इंसान, सफाई हर इंसान को आनी चाहिए। सफाई निस्फ़ी ईमान है भाई। बेशक बेशक। सो आप, अगर आपके पास जादू की छड़ी होती तो आप क्या चीज़ें मॉडिफाई करती? क्योंकि मैम आपके सामने तो आती हैं वो वर्किंग लेडीज़ जो पता नहीं किन मुश्किल हालात में अपने आप को मैनेज करती हैं। मैं जादू की छड़ी ना पकड़ती, मैं डंडा पकड़ मैं के मारती। डंडा पकड़ती और सबकी हड्डियाँ पसलियाँ कर देती। मर्दों की जो उस पर ऑब्जेक्शंस करते औरतों पे, क्योंकि ब्रेव एंड बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है औरत का। अपने लिए औरत को उठना होगा, अपने लिए जो ये सारा कंसेप्ट है ना, उसका बिल्कुल झाड़ू लेके सफाया करना होगा कि क्यों हम लोग रोटी बनाएं, क्यों हम लोग खाना बनाएं, क्यों हम हॉस्पिटैलिटी में जाएं, सब कुछ हम ही करें। तो ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए औरत को फ्रेंडली स्पीकिंग, ब्रेव एंड बोल्ड होके अपना आप मनवाना होगा। और ख़ुद से, क्योंकि जब वो अपना काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है, तो फिर अपने लिए वो फाइट क्यों नहीं कर सकती? What would you change, Waiza? I think I will change the burden that the society still places on the shoulders of a woman. यानी आज भी हम ये कहते हैं कि औरत जो है वो सवाल उठाए, वो चीज़ों को चैलेंज भी करे, वो बोल्ड हो जाए, वो हर जगह पे फड्डा मोल ले ले। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट द वुमन कैन डू एंड शी शुड डू, लेकिन जान हर बंदे का मिजाज भी नहीं होता, हर बंदा लड़ाका नहीं होता, नहीं हर बंदा नहीं उठना चाहता, हर बंदा पब्लिक ले आए में आके अपने हकूक के लिए नहीं लड़ना चाहता। मुझे मेरे हकूक मिल जाने चाहिए, मैं क्यों लड़ूं? एग्जैक्टली और उसकी वजह यह है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ औरत की नहीं है, ये जिम्मेदारी मर्दों की भी उतनी ही है। और
इस मुआशरे की भी उतनी ही है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि जो फोकस की जो लाइट है ना, वो बत्ती अब थोड़ी सी घुमा के कि औरत को हम ऐसे ट्रेन करें और ऐसे करें, बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ जरा आप पूरे दूसरी तरफ घराने भी- को ट्रेन करें, मर्दों की जिसमें grooming नाना बहुत जरूरी नानी और है। दादा दादी भी हैं। जी अब मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर उस लाइक माई उस बेसिकली लाइक अ नीस टू मी, वो आई मेरे पास काम करने के लिए, तो उसके दादा कहते इसे इतना काम ना कराया करो, ये थक जाएगी। मैं कहा क्या कह रहे हैं आप, थकेगी तो काम करना सीखेगी ना। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आया है, मैं सदके इसको रहने दो, इतना भी ना बच्चियों को इतना छुई मुई बनाएं और ना ही उनको टॉर्चर करें। आप मैम अपनी एज अ फाइनल क्वेश्चन अपनी ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे ढूंढती हैं? अब लाइफ का मतलब ज़रूरी नहीं है घर बच्चे झाड़ू पोछा, आई मीन लाइफ जो भी आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है। जी देखें, ऐसा है कि कुछ टाइम तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग ए वर्किंग वुमेन एंड बीइंग ए वर्किंग मदर, कुछ मी टाइम भी आपको चाहिए होता है, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है आपकी अपनी सैनिटी के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरे पार्ट पे एक लकीली आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, जो कि मुझे मेरी वर्क लाइफ में भी सपोर्ट करते हैं और पर्सनल लाइफ में भी। हाँ, जहाँ पर मतलब बच्चों के हवाले से उनको थोड़ा सा भी समझाना पड़ता है, उन्हें थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ रहा है कि वर्किंग मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टीटास्किंग होती है, बहुत सारी चीज़ें आप एक टाइम पे देख रहे होते हैं, तो उसके लिए एक अपना ज़ाती टाइम भी ज़रूरी होता है। तो मोस्टली मैं वीकेंड्स को यूटिलाइज़ करती हूँ कि वीकेंड्स पे अपने जो पर्सनल काम है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, तो उसको थ्रू वीकेंड्स जो है ना वो हम फिर बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। Awesome. What about you, ma'am? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ जगह होंदे ही नहीं हो, तो जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ बिल्कुल, करते हो? exactly. कभी आप कहीं होती है दुनिया के किसी कोने में, एग्जैक्टली कभी पूरा कहीं। वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, और बस यही है कि जहाँ पे हाँ, बस मुझे ना लेके गई। इंशाल्लाह अब आपको लेके चलेंगे ना, क्योंकि अब आप हमें लेके चल रही हैं तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो है ना। ये भी तो एक बात है, बात है, ये ख़वातीन की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है कि अगर कोई साथ लेके चल रहा होता है तो हम उसे अपने से 100 गुना ज़्यादा साथ लेके बेशक, चलते हैं। बेशक। जेनरोसिटी जो हमारे मुल्क की ख़वातीन में है वो आप बाहर नहीं देखते, जी जी क्योंकि दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है और उस दिल बड़ा करने में अपनी ज़ात कहीं रह जाती है। तो आप बैलेंस कैसे ढूंढती हैं मैम? मैं जो हूँ ज़्यादा, मेरे चूँकि इंटरनेशनल टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं जो जब मैं समझे आपके मैं अपने काम को जब बाहर निकलती हूँ तो जस्ट लाइक मैं समझती हूँ कि ये मेरे हॉलीडेज़ हैं, मैं काम को काम समझ के नहीं करती। बिकॉज आपने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना बिल्कुल लिया ना बना मैडम, लिया। जो हम में से किसी को कोई बनाने और नहीं देता। कोई ट्रैवलिंग में मुझे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं एज़ यूजुअल यूज टू हो चुकी हुई हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यही पता है कि अपना मैं ते मेरा टैची गल मैं लग ते मेरा रहे हैं, टैची। गल मैं लग ते- रहे मैं हैं, ते मेरा दिल बड़ टैची। बस टैची है। तो बस ये है कि मैं बिल्कुल सही। इंजॉय करती हूँ और अपने काम को काम समझ के। और एक बात बताओ व्यूअर्स, जो लोग खुशी खुशी सुकून से काम करते हैं, ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं, वो बेहतर लाइफ पार्टनर्स, वो बेहतर औलादें, लाइक जब मैं अच्छा काम कर रही होती हूँ, अच्छा फंक्शन कर रही होती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए एक बेहतर बेटी साबित होती हूँ। मैं अपने शौहर के साथ भी एक बेहतर टेम्परामेंट में चलती हूँ। आई डोंट नो वाइजा, आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट दैट, बट आई डेफिनेटली फील कि आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैं एक बेहतर इंसान होती हूँ अगर मैं एक खुश इंसान हूँ, और खुशी मुझे मिलती है जब मैं काम करती हूँ। Of course, because that gives you a sense of purpose about your existence. So that's a very natural phenomena. और जहाँ तक आपने फैमिली की बात की, अल्लाह का शुक्र है, I must take a moment to acknowledge that I have an exceptionally supportive family. मतलब since my childhood, I have seen my Abba making rotis in kitchen because my mother was a working woman as well. तो मैं हमारे घर में मैंने बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि किचन के कुछ रोल्स डिफाइंड हैं और वो सिर्फ अम्मा ने करने हैं और अब्बा ने नहीं करने। तो ये एक जो बैलेंस था जो घर में देखा, तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया ही ऐसी है और ऐसे ही होता है और घरों में तो कोई ऐसे मसले नहीं होते। बट अगेन व्हेन आई केम टू द प्रोफेशनल लाइफ, और फिर जब मैंने अपने केसेस देखने शुरू किए और मामलात को हैंडल करना शुरू किया, तो देन इट डॉन्ड अपॉन मी कि ये तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आई थिंक फैमिली की जो सपोर्ट है और फैमिली का भी उसी तरह से प्रोग्रेसिव होना और उसी टेंजेंट पे सोचना, ये बहुत अहम है। और अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो ये समझते हैं कि हम औरतों के काम करने के या उनकी इंडिपेंडेंस के बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ग्रूमिंग है ना, अगेन एवरीथिंग कम्स बैक टू ग्रूमिंग ऑनेस्टली,
कि जो आपकी बचपन में तरबियत हो गई, जो आपने अपने बचपन में माहौल देख लिया, जो शुरू में कुछ प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में सेट हो गए, वो बहुत मुश्किल से जाते हैं और उसके लिए कॉन्स्टेंटली चीज़ों को क्वेश्चन करना, चैलेंज करना, उनको बदलने की कोशिश करते रहना, ये बहुत अहम है। और मेरा ख्याल है हम उतना नहीं अभी फोकस कर रहे हैं ऑन आवर मेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्टीमेटली आई थिंक व्यूअर्स, हमने बात वहीं पे आ जाती है कि औरत का माइंडसेट जो चेंज करने की एक काविश में लगी रहती है, औरतों का माइंडसेट सेट हो चुका है, माएँ भी, बेटियां भी और अगली जनरेशन का भी। इस वक्त ज़रूरत है कि मर्दों के कॉन्सेप्ट चेंज किए जाएं और ये तभी होंगे, एक्शन से होंगे, बातों से नहीं होंगे। जब हर माँ अपने बेटे बेटी दोनों को, मैं ये नहीं कह रही कि रोटी बनाना नहीं आना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मैं कह रही हूँ कपड़े धोना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौत का, ज़िंदगी में कहाँ आप किस स्टेज पे आ जाए। कितने लोग हैं जो यहाँ पे कख भी नहीं उनको आता करना, फिर बाहर जाना शिफ्ट हो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आती कि क्या करें। सो द पॉइंट इज़, सब कुछ आना चाहिए, ये लाइफ स्किल्स हैं। लेकिन सिर्फ बेटी को सिखाना कि ये हांडी रोटी करेगी, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट ओके। और ये कॉन्सेप्ट्स तभी चेंज होंगे जब बेटे बेटी ट्रांसजेंडर सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, एंड फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे हम अपने आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू टू द 3 बल्कि द 4 फिनोमिनल वुमेन ऑन आवर सेट टुडे। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इसी तरह आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएँ। सो यहाँ पे अपने शो को क्लोज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, और दूसरों में मर्द हजरात के दिमागों को थोड़ा सा हमने सेट करना है अच्छे पॉजिटिव तरीके से। एक और चीज़ यहाँ पे कह के शो क्लोज करूँगी कि व्यूअर्स, जब हम चीख के, चिंगाड़ के, टॉर्चर करके कोई भी काम करवाते हैं, चाहे औरत से करवाएं या मर्द से, तो वो बात हमारी कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा नहीं बनती, वो ज़बरदस्ती की चीज़ हो जाती है। जब मोहब्बत प्यार से अपने रवैयों को चेंज करके पॉजिटिव हो के, मर्द को नीचा दिखा के नहीं, बराबरी के साथ चलें। हम नहीं कह रहे मर्द हमसे कम है और हम नहीं कह रहे कि औरत मर्द से ऊंची, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बराबरी से चलें, ताकि सब इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को इक्वालिटी के साथ लेके चलें, जो हर इंसान का बेसिक राइट है। ना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।